एपिसोड 51 मायरा और ईशान का नूर को हट करने का प्लान। ड्रीम अचीवर टीम और आयु का प्रोफेसर मोड़। तभी नूर अपनी नम आंखों से निही की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आप बहुत अच्छे हो दिदू। आज तक ऐसे मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, समझाया नहीं। यहाँ तक कि मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी देखिए, मुझे आपसे मिले हुए पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ और यहाँ आप मेरे साथ खड़े हो मुझे हेल्प करने के लिए। मैंने तो ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी मुझे अपनी बड़ी बहन वापस भी मिलेगी, पर देखो आज मुझे आपके रूप में वो भी मिल गई। थैंक यू दिदू, एंड आई होप कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे और मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। तभी नहीं नूर के आंसू पोंछती है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे नूर की आपकी दिदू उनके इस बेबी सिस्टर को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, नो मैटर वॉट। वैसे भी ये जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा खून के रिश्ते ही मजबूत और सच्चे होते हैं। कभी कभी दिल से बनाए हुए रिश्ते भी खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जैसा अभी मेरा और आपका है। नूर अपना सिर हिलाती है और नहीं उसे हक कर लेती हैं। वही दूसरी तरफ अद्वितीय, जो वही थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था, वो दिल से बहुत खुश होता है कि अभी नूर को उसकी दिदू मिल गई। अद्वितीय और नूर दोनों ही इस वक्त खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी किसी से देखी नहीं जाएगी और वो उस खुशी को उनसे छीनने की कोशिश करेगा। अद्वितीय एक बात नूर की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी दक्ष नूर और निही से कहता है, तो हमारी प्यारी गर्ल्स, अगर आप दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो चले। हमें हमारी टीम की सबसे छोटी मेंबर नूर को उसका क्लासरूम भी तो दिखाना है ना। दक्ष की बात सुनकर नूर अपनी चमकती हुई आंखों से उनसे पूछती है, क्या सच में मैं आपके टीम की मेंबर हूं? तभी निही हंसते हुए नूर से कहती है, हाँ नूर, आप सच में हमारे टीम की मेंबर है। वैसे इस कॉलेज का हर एक स्टूडेंट, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो सब हमारे टीम के मेंबर बनने के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं, पर हमें नहीं पसंद किसी बाहर वाले को अपने टीम में एंट्री देना। आपकी बात उन सब से अलग है, इसीलिए मैं खुद आपको अपनी टीम का न्यू और सबसे छोटा मेंबर बनाती हूँ। तभी नकुल एक बड़ी सी स्माइल के साथ उन सब से कहता है, सो नाउ इट्स एपिसोड यस फॉर टीम ड्रीम एपिसोड एवजर्स न्यू मेंबर मिस नूर खुराना, हिप हिप हरे। तभी वो पांचों भी एक साथ मिलकर नूर को हक करते हैं और इसी वजह से नूर की हल्की सी चीख निकल जाती है कि उनकी नूर की बैक अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। नूर की चीख सुनकर वो नूर से अलग हो जाते हैं और तभी नहीं अपनी डरी हुई आवाज में नूर से पूछती है, नूर क्या हुआ और आप चीखी क्यों? तभी नूर चुपके से अपने फिंगर्स को क्रॉस करते हुए अपने दर्द को छिपाने के लिए एक झूठी स्माइल करती है। नूर उन सब की तरफ देखते हुए अपनी झूठी स्माइल के साथ उनसे कहती है, वो आप सब साथ में मुझे ऐसे हक करोगे तो मुझे डर लगेगा ना, तो बस इसी वजह से मैं डर गई और मेरी चीख भी निकली, सॉरी। नूर ने उस सिचुएशन को संभालने के लिए उनसे झूठ तो बोला था, पर शायद उन्हें नूर के झूठ पर शक हो गया था। तभी वो चारों निही की तरफ देखते हैं और निही उन्हें कुछ इशारा करती हैं, जिसकी वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं। तभी निही नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, अरे इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है क्यूटी पाई। आप हमें भी माफ कर दो, वो हम आपको डराना नहीं चाहते थे, पर हम सभी बहुत एक्साइटेड हो गए थे तो उसी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाए, सॉरी। नूर बस एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाती है और फिर वो लोग वहां से नूर के न्यू क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ राठौर विला। आर्यन की मौत की वजह से वहां का माहौल बहुत ज्यादा शांत था, पर एक बात तो तय थी कि अभी वहां सब नूर से बेइंतहा नफरत करते थे। वो सभी रागिनी, ईशान, मायरा, सारा और अथर्व इस वक्त हॉल में मौजूद थे। तभी रागिनी आर्यन के हार टंगी हुई फोटो की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आर्यन इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। ये सब कुछ उस नूर की वजह से हो रहा है। पहले उसने मेरे अंश को मुझसे दूर कर दिया और अभी मेरे पति को मुझसे छीन लिया। मैं कभी उस मनहूस को माफ नहीं करूंगी। रागिनी की बात सुनकर मायरा अपने गुस्से भरी आवाज में उनसे कहती है, उसने मुझसे भी मेरे मम्मी पापा छीन लिए। भले ही चाची ने नूर को मारना चाहा, पर उस लड़की को बचाने के लिए मम्मा ने अपनी जान खो दी और उनके बाद पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे उसको ऐसी सजा देनी है कि वो कभी सोच भी नहीं सकती। मायरा की बात सुनने के बाद वो दोनों माँ बेटे रागिनी और ईशान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तभी उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है, जिसे कोई नहीं देख पाता। तभी ईशान अपनी झूठी स्वीट आवाज में मायरा से कहता है, मायू संभालो अपने आप को। जैसा तुम चाह रही हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। उसने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे भी भाई और डैड को मुझसे अलग कर दिया, तो इसकी बहुत बड़ी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी ना। तभी मायरा ईशान की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, कैसे?
तभी रागिनी अपनी आगे की चाल चलते हुए मायरा से कहती है, मायू तुम्हें उस नूर को यहाँ लेकर आना होगा और एक बार वो हमारे हाथ लग गई ना, तब हम सब मिलकर उससे अपना अपना बदला लेंगे और उसे इतनी भयानक सजा देंगे कि उससे उसकी रूह तक कांप जाएगी। तभी मायरा कंफ्यूज होते हुए रागिनी से पूछती है, पर कैसे आंटी? वो तो उस अद्वितीय सिंह के साथ है ना, तो ऐसे में मैं उसे कैसे यहाँ लेकर आ सकती हूँ? तभी ईशान मायरा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम शायद भूल रही हो मायू कि तुम अभी भी उसकी बड़ी बहन हो और वो अभी एक 17 साल की नाबालिग बच्ची है जिसे एक गार्डियन की जरूरत है। तुम्हारे पेरेंट्स इस वक्त नहीं है, तो ऐसे में तुम लिली उसकी गार्डियन हो और तुम उसे आसानी से अपने अंडर ले सकती हो। तो बस अभी तुम्हें अपने गार्डियन होने का फायदा उठाना है और उसे उस अद्वितीय के पास से यहाँ हमारे पास लेकर आना है। ईशान की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर भी नफरत भरे एक्सप्रेशन साफ साफ झलकने लगते हैं। तभी मायरा अपनी शैतानी स्माइल के साथ ईशान से कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा ईशु। क्यों ना मैं अपने पावर का थोड़ा सा फायदा उठा लूं। एक बात तो तय है कि जैसे ही वो लड़की यहाँ आएगी वैसे ही उसकी जिंदगी और भी बदतर बन जाएगी एंड आई वाई मेक श्योर अबाउट इट। तो कब जाना है उस लड़की को लेने? तभी रागिनी मायरा से कहती है, मायू तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज ही तुम उसे यहाँ लेकर आओगी और फिर हम सब मिलकर उसकी जितनी भी बची कुची लाइफ है ना उसे भी बर्बाद कर देंगे। वो तीनों रागिनी, ईशान और मायरा एविल स्माइल करते हैं। इस वक्त मायरा की आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। इसी से ये पता चल रहा था कि वो अपनी ही बहन से कितनी ज्यादा नफरत करती हैं। मायरा इस वक्त उस मासूम की जान दांव पर लगाने वाली थी, उसे फिर से इस नर्क में वापस लाने का सोचकर, पर क्या सच में उनकी ये चाल कामयाब होने वाली है? क्या अद्वितीय नूर को ऐसे ही इन सब के हवाले कर देगा, जबकि उसे पता है कि ये लोग नूर के खून के कितने ज्यादा प्यासे बने हुए हैं। सनराइज कॉलेज में टीम ड्रीम अचीवर ने नूर को उसकी क्लास में ड्रॉप कर दिया था। यहाँ तक कि निही ने सब स्टूडेंट्स को वार्न भी किया था कि वो गलती से भी नूर को टच करने की या फिर उसे चोट पहुंचाने की गलती ना करे, वरना वो ड्रीम अचीवर उनका ऐसा हाल करेंगे कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। भले ही उन पांचों ने सबको डराया था, पर फिर भी नूर की क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट स्पेशली गर्ल्स थी जो नूर से बहुत ज्यादा जल रही थी। उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से हो रही थी कि उनकी पहले तो नूर बहुत खूबसूरत थी और दूसरी बात सनराइज कॉलेज की सबसे फेमस और पावरफुल टीम उसके साथ थी। सभी लड़कियां नूर को अभी घूर घूर कर देख रही थी, पर नूर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ खुसुर पुसूर कर रहे थे और ये बिना कोई डाउट नूर से रिलेटेड ही था। नूर इस वक्त मिडिल लाइन के फर्स्ट बेंच पर बैठी हुई थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि उसके साथ बैठने वाला भी वहां कोई नहीं था, पर इट्स ओके क्योंकि उसे इन सब की आदत थी। सब नूर की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई इंसान नहीं पर किसी दूसरे प्लानेट से आई हुई एलियन हो। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सभी स्टूडेंट्स एकदम शांत हो जाते हैं। नूर इस वक्त जो अभी अपने बुक में कुछ लिख रही थी, वो माहौल को एकदम शांत देखकर धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है और तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है। इस वक्त दरवाजे पर आयु खड़ा था, पर अभी वो उस रूप में बिल्कुल भी नहीं था जिसमें नूर ने उसे पहली बार देखा था। अभी वो नूर का भैयू नहीं पर सनराइज का सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर आयुष बजाज था, जिसे डिसिप्लिन और मैनर्स सबसे ज्यादा पसंद थे। इस वक्त आयु के चेहरे पर सिर्फ प्लेन एक्सप्रेशंस थे। जैसे ही आयु रूम में इंटर होता है वैसे ही वहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। तभी आयु अपनी जगह पर आकर खड़ा होता है और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। भले ही इस कॉलेज में 90% अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादें पढ़ती थी, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आयु को डिसरिस्पेक्ट करे। जब आयु उन सबको अपनी सर्द आवाज में सीट डाउन कहता है, तभी वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। तभी आयु नूर की तरफ देखता है, जो आयु को इतने डरावने अवतार में देखकर थोड़ी डर गई थी। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, ओह माय पोएट ए रैबिट, मुझे ऐसे देखकर डर गई, पर ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स कॉमन। पर मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि मुझसे कहीं ज्यादा डरावना तो अदू है, और स्पेशली जब वो अपने असली अवतार में आता है तभी तो सबको, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत डर लगता है। ये छोटी सी बच्ची कैसे देखेगी उसे, प्लीज भगवान कभी ऐसी सिचुएशन मत आने देना। तभी आयु नूर के पास आता है और उसके आगे उससे थोड़ी दूरी पर खड़े रहता है। तभी आयु नूर को और ज्यादा नहीं डराते हुए अपनी हल्की सी सर्द आवाज में उससे पूछता है, आप न्यू स्टूडेंट हो ना? तभी नूर झट से अपनी जगह पर खड़ी होते हुए आयु से कहती है, ये सर। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए नूर से फॉर्मली कहता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तभी नूर आयु के इस प्रोफेसर वाले रूप से डरते हुए नीचे देखती है। धन्यवाद। एपिसोड 52 अद्वितीय आयु से भी कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं।
नूर को सता रही हैं उसके अतीत की कुछ खौफनाक। नूर को ऐसे देखकर आयु को थोड़ा बुरा लगता है कि नूर उसके आगे अपना सिर झुकाए खड़ी थी, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आयु, क्या अगर इस वक्त अद्वितीय और यूवी भी यहाँ होते तो वो दोनों भी ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि नूर उनके आगे ऐसे सिर झुकाए खड़ी रहे। तभी आयु अपनी प्लेन आवाज में नूर से कहता है, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आपने कोई मिस्टेक की है जो आप अपना सिर झुकाए खड़ी है। एंड आई वॉन्ट योर वर्बल आंसर ऑफ। तभी नूर सिर्फ नहीं में जवाब देती हैं। तभी आयु उससे कहता है, सो नाउ कट मी, और एक बात, कभी भी किसी के आगे अपना सिर झुकाना नहीं जब तक गलती आपकी ना हो। अभी आप मुझे अपना इंट्रो दे सकते हो। आयु की बात सुनकर नूर अपनी डरी सहमी हुई नजरों से आयु की तरफ देखती है और फिर अपनी क्यूट सी पर घबराई हुई आवाज में उससे कहती है, हेलो सर, मैं नूर खुराना हूं और मैं फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूं। तभी आयु अपने प्लेन एक्सप्रेशन के साथ नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ओके, अभी आप अपनी जगह पर बैठ सकती हैं और हाँ, फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट की क्लास में मेरा फर्स्ट लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर होता है। आई एम आयुष बजाज और मैं यहाँ फाइनेंस और इकोनॉमी के लेक्चर्स लेता हूँ। नूर बस अपना सिर हिलाती है और फिर अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। वही आयु भी अपनी जगह पर जाता है और फिर अपने लेक्चर्स देना स्टार्ट करता है। नूर पहले से ही एक ब्राइट स्टूडेंट थी, तो उसका पूरा ध्यान क्लास में ही होता है। इस दौरान वो अपने ध्यान को जरा भी इधर उधर नहीं भटकने देती। आयु के लेक्चर के बाद एक और लेक्चर होता है जिसमें एक फीमेल प्रोफेसर टीचर उनके क्लासरूम में आती हैं। अभी नूर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट होने वाला था और वो अभी भी अपनी बुक्स में ही लगी हुई थी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है, पर दरवाजे के खुलते ही अपने आप ही नूर की हार्ट बीट तेजी से दौड़ने लगती हैं और वो सीधा दरवाजे की तरफ देखती है। अभी वहां पर अद्वितीय खड़ा था और इस वक्त उसके एक हाथ में उसकी लैपटॉप बैग थी और दूसरे हाथ में कुछ बुक्स थी। जब नूर अद्वितीय को देखती हैं तभी वो उसे देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि इस वक्त वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। अद्वितीय जब कॉलेज में आया था तभी उसने अपना 5 पीस वाला बिजनेस सूट पहना था, पर अभी अद्वितीय वहां सिर्फ अपने प्लेन वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था। अद्वितीय के पैरों में उसके ब्लैक कलर के शूज शाइन कर रहे थे और अद्वितीय ने अपने शर्ट की दोनों स्लीव्स को अपनी एल्बो तक फोल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से अद्वितीय के हाथों की नसें उसके गोरे रंग की वजह से और बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से अभी उभर कर दिख रही थी। इस पर उसके हाथ में चमचमाती रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन वॉच उसे एक परफेक्ट लुक दे रही थी। जब अद्वितीय नूर के शॉकिंग फेस की तरफ देखता है, उसे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, जिसे अद्वितीय बिना किसी दिक्कत के बड़े ही आसानी से अपने सरफेस एक्सप्रेशन के पीछे छिपा लेता है। अद्वितीय अपने सबसे पावरफुल और डार्क ऑरा के साथ क्लासरूम के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर पैर रखता है, वैसे ही सारे स्टूडेंट्स उसे खड़े होकर ग्रीट करते हैं। अद्वितीय बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें बस अपने हाथों से नीचे बैठने का इशारा देता है। तभी अद्वितीय अपनी बेहद ही सर्द आवाज में उन सबसे कहता है, ऑक्सोआइक एवरी प्रोफेसर, मैं आप सबसे आपका नाम पूछने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट योर लेक्चर डायरेक्ट वाई। अद्वितीय सीधा लेक्चर स्टार्ट करता है। अद्वितीय तो आयु से बहुत ज्यादा रूड और स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से क्लास के पूरे स्टूडेंट्स अभी उससे डरे हुए थे। नूर की तो हालत बुरी थी, माना कि उसे अद्वितीय से डरने की कोई जरूरत नहीं था और अद्वितीय भी कभी उसे हार्म नहीं करता, फिर भी नूर को डर लग रहा था। अद्वितीय के फेशियल एक्सप्रेशन पूरे टाइम प्लेन थे और उसकी आवाज में हल्की सी भी सॉफ्टनेस नहीं थी, जैसी वो नूर के साथ होता है तब रहती हैं। कुछ वक्त बाद अद्वितीय का लेक्चर भी खत्म होता है और जब वो नूर की तरफ देखता है तभी उसे थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि नूर इस वक्त किसी डरी सहमी सी बिल्ली के बच्चे की तरफ लग रही थी। तभी अद्वितीय अपना फोन लेता है और उसमें कुछ टाइप करता है। कुछ सेकंड्स बाद नूर का फोन बजता है, तो जब वो अपना फोन चेक करती है तभी उसे अद्वितीय का मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा था, आपको मुझसे या फिर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है एंजल, एंड आई लव यू सो मच। अद्वितीय के मैसेज को पढ़ने के बाद नूर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है और वो अद्वितीय की तरफ देखती है। अद्वितीय अब तक बस नूर के उसकी तरफ देखने का ही वेट कर रहा था, पर जैसे ही नूर अद्वितीय की तरफ देखती है वैसे ही अद्वितीय उस क्लासरूम से बाहर चला जाता है। ऐसे ही नूर के 2 और लेक्चर्स हो जाते हैं, जिसमें एक किसी दूसरे प्रोफेसर का होता है तो एक आयु का। अभी ये ब्रेक टाइम था और जैसे ही ब्रेक होता है वैसे वो पांचों टीम ड्रीम अचीवर नूर की क्लास में आते हैं। नूर भी उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं, क्योंकि उसे इस रूम में भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, जबकि ये रूम पहले से ही स्टूडेंट से भरा पड़ा था। उन लोगों को देखकर नूर तो बहुत खुश होती हैं, पर बाकी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। हाँ बेचारे। तभी नहीं एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से पूछती है, हाउ वॉज योर लेक्चर्स वेंट नूर, सब ठीक था ना। इससे पहले कि नूर नहीं के सवाल का कुछ जवाब देती, आर्या नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, हाँ और किसी ने आपको हर्ट नहीं किया राइट।
तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों से कहती है, सबसे पहले मेरे अब तक के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे हुए और मुझे किसी ने भी हर्ट नहीं किया। पर आयुष सर और अद्वितीय सर कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो इतना सा स्माइल भी नहीं करते, हाँ खड़ूस कह के। वैसे नहीं को पता था कि नूर जिन दो खड़ूसों की बात कर रही हैं, वो नूर के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। पर दूसरों को ये बात नहीं पता थी ना कि नूर पहले से ही अद्वितीय और आयु को बहुत अच्छे से जानती हैं, तो इसी वजह से जब सब नूर की बात सुनते हैं, वहां सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वैसे नहीं को इस वक्त हंसने का दिल कर रहा था, तो वही वो चारों अभी नूर के लिए डर रहे थे कि अगर गलती से भी उन दोनों को ये पता चला कि नूर ने उन्हें खड़ूस कहा तो वो दोनों नूर को इस कॉलेज से बाहर फेंकवा देंगे। वही दूसरी तरफ नूर के कुछ क्लासमेट्स नूर को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे, तो वही कुछ क्लासमेट्स स्पेशली गर्ल्स कुछ उल्टा सीधा करने की सोच रही थी। तभी सेजल अपनी डरी हुई आवाज में नूर से कहती है, नूर ये क्या बोल रही हो आप? प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी मत बोलो, क्योंकि यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं होती आयुष सर के खिलाफ एक शब्द तक बोलने की, और वो हमेशा वैसे एक्सप्रेशनलेस ही रहते हैं। अभी रही बात अद्वितीय सर की, तो अगर उन्हें पता चला ना कि आपने उनके पीठ पीछे उनकी बुराई की, उन्हें खड़ूस बोला, तो उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस दुनिया से गायब करवाने में, और फिर किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि आपको जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। बहुत ज्यादा खतरनाक है वो दोनों। तो आज कॉलेज के फर्स्ट डे पर आप उन दोनों से ही पंगा क्यों लेना चाहते हो? अभी जो बोला सो बोला, पर आगे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलना उनके खिलाफ, वरना वो आपके साथ क्या करेंगे ये खुद उन्हें ही पता नहीं होगा। नहीं अपने मन ही मन हंस रही थी और नूर की भी वही हालत थी। तभी नहीं भी अपने झूठ डर में नूर से कहती है, हाँ क्यूटी पाई, सेजल ने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, तो आप कभी भी उन्हें गुस्सा मत दिलाना, ओके? तभी नूर भी नहीं के साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनसे कहती है, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी भी उन्हें गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं करूंगी, वरना वो मुझे इस कॉलेज से बाहर फेंक देंगे। पर अभी तो मुझे यहाँ अपनी आगे की सारी स्टडी पूरी करनी है। वो पांचों अपना अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और तभी दक्ष उनसे कहता है, चलो गाइज कैंटीन में चलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कैंटीन का नाम सुनते ही नूर के आंखों के आगे वो सब कुछ आ जाता है जो उसके साथ उसकी पुरानी वाली कॉलेज के कैंटीन में होता आया था। अचानक से नूर की हार्ट बीट्स तेज हो जाती हैं और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी नूर खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करती हैं और उनके साथ कैंटीन की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही वो लोग कैंटीन में आते हैं, नूर देखती है कि वहां इस वक्त आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद थे। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर फूड एंजॉय कर रहे थे, तो कोई आपस में बातें कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स तो एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और फिर खुद ही पागलों जैसे हंस रहे थे। उस कैंटीन का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा नूर के पहले वाली कॉलेज कैंटीन का होता था। तभी नकुल उन चारों लड़कियों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम लोग जाकर टेबल पर बैठो, मैं और दक्ष जाकर कुछ खाने का ऑर्डर देकर आते हैं। चल दक्ष। दक्ष अपना सिर हिलाता है और नकुल के साथ ऑर्डर देने के लिए चला जाता है। इधर आर्या गर्ल्स की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, चलो यार हमारी वाली टेबल पर बैठते हैं, तब तक वो दोनों भी आ जाएंगे। आर्या की बात से सहमत होते हुए निही और सेजल अपना अपना सिर हिलाती हैं। वही नूर को जैसे कुछ होश ही नहीं था कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे। उसे तो बस सिर्फ कुछ धुंधली सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वैसे ये आवाज उन लोगों की थी जो नूर को किसी जानवरों की तरह वहां ट्रीट करते थे। इस वक्त नूर की आंखों के आगे सिर्फ और सिर्फ वो दो ही नजारे थे। पहला वाला जिसमें नूर को बुली किया जाता था, उसे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खिलाया जाता था। दूसरे नज़ारे में नूर को अपनी आंखों के आगे बस उन सब की शक्लें दिखाई दे रही थी। उनकी वो खौफनाक हंसी नूर के कानों को चिर रही थी। अभी नूर के पैर एकदम से सुनना पड़ रहे थे और वो अपनी जगह पर ही खड़ी खड़ी लड़खड़ा रही थी। गिरने की डर से नूर ने अभी निही का हाथ कसके पकड़ा था और जब निही उन दोनों के साथ नूर की तरफ देखती है, तभी उन तीनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। तभी निही नूर को कसके पकड़ते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, नूर क्या हो रहा है आपको और आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? तभी नूर निही की तरफ देखती है और अगले ही पल उसके आंखों से बड़े बड़े मोती जैसे आंसू बहने लगते हैं। नूर के आंसू देखकर वो तीनों घबरा जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि नूर को ऐसे अचानक से क्या हो गया और वो इस वक्त नूर को शांत करने के लिए क्या करें। वही दूसरी तरफ नूर उन तीनों को कुछ बताना तो चाहती थी, पर अभी उसके मुंह से एक शब्द तक बाहर नहीं आ रहा था। उसकी आवाज तो जैसे उसके गले में ही दब कर रह गई थी। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। धन्यवाद। एपिसोड 53 त्रिदेव आयु युवी और अद्वितीय की कैंटीन में एंट्री और स्टूडेंट्स को लगा सदमा। तभी अचानक से नूर को उसके पेट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है और अगले ही पल नूर कैंटीन में रखी एक खाली डस्टबिन के आगे खड़ी होकर उस डस्टबिन में उल्टियां करने लगती हैं।
नूर को ऐसे देखकर कुछ स्टूडेंट्स अपना गंदा सा मुंह बनाते हैं, तो कुछ नूर के लिए सच में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। जब वो तीनों गर्ल्स नूर को ऐसे देखते हैं, तभी वो तीनों ही नूर की तरफ भागते हैं और अब तक वहां दक्ष और नकुल भी आ चुके थे और नूर के ऐसे देखकर काफी डर गए थे। तभी नहीं नूर के बालों को हल्के से पकड़ते हुए उसकी बैक रब करने ही वाली होती हैं, पर इससे पहले कि नहीं या बाकी कोई और कुछ करे या नूर से कुछ बोले या उससे पूछे, उन्हें पीछे से एक सर्द आवाज सुनाई देती है, क्या हो रहा है यहाँ। जैसे ही वो सब उस आवाज की तरफ मुड़कर देखते हैं, उन्हें वहां स्वयं मातृदेव, मेरा मतलब अद्वितीय, युवी और आयु खड़े दिखते हैं। जब उन तीनों की नजर नूर पर पड़ती है, उनके चेहरे के सारे रंग उड़ जाते हैं। तभी बिना किसी की परवाह किए बगैर वो तीनों अंदर आते हैं और उन तीनों को देखते ही नहीं पीछे हट जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाने लगता है और नहीं की तरफ देखते हुए थोड़ी घबराए हुए आवाज में नहीं से पूछता है, कुछ खाया था क्या इसने अभी यहाँ से। तभी नहीं बिना कोई बात छिपाए अद्वितीय से कहती है, नहीं सर, हम जस्ट अभी 5 मिनट पहले कैंटीन में आए और पता नहीं अचानक से नूर के हाथ पैर कांपने लगे और अगले ही पल उसने उल्टियां करना शुरू कर दिया। अद्वितीय बिना कुछ बोले सिर्फ नूर की तरफ देखता है और अब तक नूर की उल्टियां भी बंद हो गई थी। जब वो तीनों नूर के चेहरे की तरफ देखते हैं, तभी उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने उनके दिल के करोड़ों टुकड़े कर दिए हो। इस वक्त नूर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसे ऐसे देखकर आयु की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। इससे पहले कि आयु के आंखों से उसका एक भी आंसू बाहर झलकता, युवी आयु को इशारे से स्ट्रांग रहने के लिए कहता है, तो आयु झट से अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लेता है। इधर नूर फिर से लड़खड़ा जाती हैं और तभी अद्वितीय बिना वक्त गवाए नूर को अपनी बाहों में उठाता है और वहां से बाहर युवी के कैबिन की तरफ चला जाता है। अद्वितीय के पीछे पीछे वो दोनों भी चले जाते हैं, तो वही नहीं उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखती है जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कैंटीन के गेट की तरफ ही देख रहे थे। तभी नहीं अपनी ऊंची और रुड आवाज में उन सब से कहती है, माइंड योर ओन बिजनेस गाइज, अदरवाइज आई नो हाउ टू मेक इट हैपन। नहीं की धमकी से डरकर सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वही वो चारों अभी भी सदमे में ही थे। उन लोगों को ऐसे देखकर नहीं अपनी आंखें घुमाते हुए उनसे पूछती है, व्हाट गाइज। तभी सेजल पूरी तरह से ब्लैंक होते हुए नहीं से कहती है, अरे यार मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बस एक सपना देख रही हूँ। वो बाकी तीनों भी सेजल की बातों से सहमत होते हुए उसकी बात में हामी भरते हैं। तभी नहीं उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, कहीं इन लोगों को शक तो नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने नूर से प्रॉमिस किया था कि ये बात इतने आसानी से किसी को पता नहीं चलेगी, तो मुझे इसे सीक्रेट ही रखना होगा। तभी नहीं उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये शायद एक कोइंसिडेंस हुआ होगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली या फिर ओवर रिएक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। अभी घबराओ मत और चुपचाप अपना अपना फूड एंजॉय करो। नहीं की बात सुनकर वो चारों नहीं की तरफ ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। तभी आर्या नहीं की तरफ देखते हुए अपनी शौकंग आवाज में उससे पूछती है, आयु फॉर श्योर नहीं, मतलब नूर की तबीयत ऐसे अचानक से खराब हो गई और तू यहाँ आराम से बैठी है, तुझे कोई चिंता नहीं है क्या उसकी। जब नहीं आर्या की बात सुनती है, तभी एक पल के लिए नहीं को बुरा लगता है, पर अगले ही पल वो ये सोचकर खुश होती हैं कि उसके फ्रेंड्स को नूर की कितनी परवाह है। नहीं उन सब की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे भी उस प्यारी सी बच्ची की परवाह है, पर इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ है जो उसका मुझसे भी कहीं बेहतर ख्याल रख सकते हैं। मैं खुश हूं कि नूर इस वक्त उनके साथ है और इस वक्त मैं नहीं चाहती कि मैं या फिर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। तभी नहीं अपने फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहती है, डोंट वरी गाइड, सर है ना नूर के साथ तो वो उसका ध्यान रखेंगे। हम अभी नहीं पर थोड़ी देर बाद जाकर देखेंगे कि नूर क्या कर रही है और कैसी है, तब तक के लिए कोई भी वहां नहीं जाएगा, समझे। नहीं की बात सुनकर वो सब अपना अपना सिर हिलाते हैं। वही दूसरी तरफ अद्वितीय नूर को लेकर सीधे युवी के कैबिन में आता है और फिर नूर को उस रूम में मौजूद एक मीडियम साइज के सोफे पर बिठाता है। तभी आयु अद्वितीय को पानी से भरा हुआ ग्लास पास करता है। तभी अद्वितीय उस ग्लास को नूर के मुंह के आगे लाते हुए उससे कहता है, हियर ड्रिंक दिस वाटर इट ए नूर। नूर अपना सिर हिलाते हुए थोड़ा सा पानी पी लेती है। फिर अद्वितीय नूर के पसीने से लथपथ चेहरे को अपनी रुमाल से साफ करता है और फिर नूर के छोटे से फेस को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, एंजल आप ठीक हो अभी। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, हाँ अदू, मैं अभी ठीक हूँ, प्लीज आप लोग परेशान मत हो। तभी युवी नूर का एक हाथ पकड़ते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में नूर से कहता है, हम परेशान कैसे ना हो प्रिंसेस, हम तीनों ने देखा कि कैसे कैंटीन में आप अपना पेट पकड़कर उल्टियां कर रहे थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना नूर, या फिर आपने ऐसा वैसा कुछ खाया जो आपको सूट नहीं करता।
तभी नूर युवी के हाथों को हल्के से प्रेस करते हुए उससे कहती है, बिग बी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया जो मुझे सूट नहीं करता। वो तो मुझे अपने पुराने कॉलेज के कैंटीन की कुछ बातें याद आ गई तो इसी वजह से शायद ये सब हुआ। ये मेरे साथ हमेशा होता है और ये सब कॉमन है, जब भी मुझे बहुत ही डरावना सा कुछ याद आता है तभी मेरे टमी में कुछ होता है और फिर अपने आप ही उल्टियां हो जाती हैं, सॉरी। तभी अद्वितीय नूर को हक करता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, इट्स ऑकॉन्ज और वैसे भी ये सब कुछ आपने जानबूझकर तो नहीं किया और ऐसी चीजों पर ना हमारा बस नहीं होता, सो डोंट से सॉरी टू अस। तभी नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय को हक कर लेती हैं। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, मुझे पता है कि कैंटीन में आपने कुछ खाया नहीं होगा, तो कैसा रहेगा अगर हम यही कुछ ऑर्डर करके साथ में खाए, क्यू बॉयज। युवी और अद्वितीय तो आयु की बात से सहमत होते हैं, पर तभी नूर कुछ सोचती है। तभी नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अगर मैं आपके साथ लंच करूंगी तो दिदू और मेरे न्यू फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे ना। अद्वितीय को पता था कि नूर किस दिदू की बात कर रही थी, पर आयु और युवी अभी भी उस बात से अनजान थे। तभी आयु अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए नूर की तरफ देखता है और फिर कंफ्यूज होते हुए नूर से पूछता है, ये दिदू कौन है और आपने आज फर्स्ट डे पर ही फ्रेंड्स भी बना लिए? दैट्स ग्रेट रैबिट। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये जिस दिदू की बात कर रही है वो कोई और नहीं निहिशा माथुर ही हैं। शी एंड हर टीम हैव नाउ बिकम हर फ्रेंड्स। निही और उसकी टीम का जिक्र सुनते ही आयु और युवी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी आयु अपनी आंखों को बड़ा करते हुए उन दोनों से कहता है, निहिशा माथुर। पर वो क्यों? वो बहुत रूड है और सारी कॉलेज उससे डरती हैं। ऐसे में अगर उसने रैबिट को हट किया तो? आयु की बात से तो युवी भी सहमत होता है। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ आयु से कहता है, डोंट वरी भाई और वो कुछ भी नहीं करेगी नूर को। पहली ही मीटिंग में हमारी प्रिंसेस ने उसे और उसकी टीम को अपनी क्यूटनेस से क्लीन बोल्ड कर दिया है। उसे पता है कि हम कौन है और नूर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, पर इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी, अपने टीम मेंबर्स को भी नहीं। तभी आयु थोड़ा रिलैक्स होते हुए अद्वितीय से कहता है, अगर तू बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ अदू, वरना तो मुझे उस लड़की पर 1% भी ट्रस्ट नहीं है, पूरी की पूरी स्पॉइल ब्राट है वो। आयु की बात सुनकर अद्वितीय और नूर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उन दोनों के ही फेस पर एक शैतानी स्माइल आती है, जिसे युवी और आयु दोनों ही नोटिस करते हैं। उन दोनों को ऐसे हंसता हुआ देखकर आयु अपना मुंह बनाता है, तो वही युवी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी युवी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, क्या हुआ और क्या शैतानी चल रही है तुम दोनों के दिमाग में? अदू, प्रिंसेस क्या आप दोनों मुझे बताने का कष्ट करोगे? तभी नूर अपना सिर ना में हिलाते हुए अपनी क्यूट सी स्माइल के साथ युवी से कहती है, नहीं कुछ तो नहीं बिग बी, हम तो अच्छे बच्चे हैं और हम क्या शैतानी कर सकते हैं, क्यों अदू हम दोनों गुड बेबीज है ना। तभी अद्वितीय भी नूर की बातों में हामी भरते हुए अपना सिर हिलाता है। तभी आयु अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में उन दोनों से कहता है, चलो अभी चुपचाप बैठो दोनों। आयु आगे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी कोई दरवाजे पर कनॉक करता है। तभी युवी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उनसे कहता है, रिलैक्स बच्चों मैं देखता हूँ। नूर युवी के बच्चों वाले वर्ड पर हंसती है। तभी नूर को हंसता हुआ देखकर अद्वितीय नूर से पूछता है, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही थी नॉटी गर्ल? आयु भी नूर की तरफ देखता है। तभी नूर अपनी आंखों को मटकाते हुए अद्वितीय से कहती है, मेरा तो ठीक है, पर बिग बी ने आप दोनों को भी बच्चे बोला। क्या आप दोनों भी मेरी तरह छोटे हो? तभी अद्वितीय नूर की छोटी सी नाक पर टैप करते हुए उससे कहती है, वो इसीलिए क्योंकि हम दोनों आज भी भाई के लिए वही उनके छोटे से बेबिज है, जैसे आप हमारे लिए हो। तो इसी वजह से भाई कभी कभी हमें छोटों बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जो मुझे नहीं पसंद, पर ये तो उनका प्यार है ना, तो ठीक है। तभी नूर भी अद्वितीय की बात को समझते हुए अपना सिर हिलाती है। तभी दो पियून दो बड़ी बड़ी ट्रे लेकर अंदर आते हैं और फिर उस ट्रे को वही टेबल पर रखकर बाहर चले जाते हैं। उन पियून के जाने के बाद युवी फिर से दरवाजा बंद करता है और उनकी तरफ आता है। तभी युवी उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चलो पहले कुछ खा लो, प्रिंसेस को भूख लगी होगी। वो तीनों अपना अपना सिर हिलाते हैं और वही साथ में बैठ जाते हैं। आयु और युवी अपना अपना लंच करते हैं और अद्वितीय नूर को भी खिलाता है और उसके साथ साथ खुद भी खाता है। धन्यवाद। एपिसोड 54, नूर का अदू से दूर होने का डर। अद्वितीय की हॉटबिट से नूर हुई शांत। लंच होने के बाद वो लोग वही बैठे हुए थे कि तभी अचानक से अद्वितीय का फोन बजता है। तभी अद्वितीय अपना फोन उठाता है और जो सुनता है, उसे सुनने के बाद अद्वितीय अपने आप पर रखा हुआ काबू खो देता है। तभी अद्वितीय अपनी जगह पर से उठते हुए फोन पर ही जोर से चिल्लाता है, व्हाट दी एफसीके एंड हाउ डरे शी। ओके तुम लोग वही रहो, हम अभी आ रहे हैं।
अद्वितीय अपना फोन कट करता है और उन तीनों की तरफ देखता है। अद्वितीय को ऐसे देखकर आयु और युवी भी थोड़े परेशान से हो गए थे, पर अद्वितीय को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर नूर पूरी तरह से घबरा गई थी। तभी आयु थोड़ी चिंता भरी आवाज में अद्वितीय से पूछता है, क्या हुआ अदु, सब ठीक तो है ना? तभी अद्वितीय अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेता है। तभी उसकी नज़र नूर पर जाती है जो अभी अद्वितीय के डर की वजह से भीगी बिल्ली बनी हुई थी। तभी अद्वितीय नूर के पास आते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, आई एम सो सॉरी एंजल, मैंने आपको डरा दिया, सॉरी, आइए। अद्वितीय अपनी बाहों को खोलता है और नूर झट से अद्वितीय को हग कर लेती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर बार बार किस करता है ताकि नूर रिलैक्स हो जाए। जब अद्वितीय को ये यकीन हो जाता है कि नूर अभी ठीक है, तभी जाकर वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखता है जो इस वक्त बड़े ही प्यार और प्राउड भरी नजरों से उसे देख रहे थे। तभी अद्वितीय उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहता है, अली, अद्वितीय का गार्ड का कॉल था और वो बता रहा था कि वो भी, मेरा मतलब है मायरा, उस बस्टर्ड ईशान और उसकी मां के साथ पैराडाइज में आई हैं। अद्वितीय की बात सुनते ही नूर फिर से डर जाती हैं और अद्वितीय को और कस के हक करती हैं। तभी नूर अद्वितीय की बाहों में सिसकते हुए अपनी बेहद ही घबराए हुए आवाज में उनसे कहती है, वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे अदु, मुझे नहीं जाना प्लीज। आप मुझे उनके साथ मत भेजो, वो लोग बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं जा। अचानक से नूर की सांस फूलने लगती हैं और जब अद्वितीय को ये सब महसूस होता है, तभी झट से वो नूर के फेस को अपने सीने से थोड़ा अलग करता है। जब वो तीनों नूर की फूली हुई सांसों को महसूस करते हैं, तभी उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अद्वितीय झट से नूर को अपनी बाहों में ठीक से पकड़ता है और अपने एक हाथ से नूर के गालों को सहलाने लगता है। अद्वितीय नूर के गालों को सहलाने के साथ साथ उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ऑन्स ट्राई टू ब्रीथ बेबी, स्मॉन यू कैन डू इट। देखो अदु यहाँ है और साथ में बिग बी और भैयू भी है, तो आप हमारे लिए इतना करोगे है ना? नूर, आप अदु की बात सुन रहे हो बेटा? तभी नूर अपनी आंसू भरी नजरों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नहीं जाना अदु। तभी युवी नूर के पास बैठते हुए नूर का एक हाथ अपने हाथों में लेता है। नूर को ऐसे देखकर आयु खुद को रोक नहीं पाता और रोने लगता है। तभी युवी नूर के हाथ पर किस करते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस, कोई आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। हम तीनों आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप हमारे साथ ही रहोगे, पक्का प्रॉमिस बच्चे। आप बस सांस लो। बेचारी बच्ची उनकी बात सुनकर ट्राई तो करती हैं, पर ऐसे लगता है कि नूर की सांसें उसके गले तक आकर ही रुक जाती थी। आयु और युवी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अद्वितीय उस सोफे पर ठीक से बैठता है और नूर का सिर अपने सीने पर रखता है, जिसकी वजह से नूर को अब अद्वितीय के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए धीरे से नूर से कहता है, एंजल, आप मेरी हॉटबिट सुन पा रहे हो ना? तभी नूर बस अपना सिर हल्के से हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, तो अभी आपको अपनी आंखें बंद करके बस अदु की हॉटबिट्स पर ही फोकस करना है और साथ साथ ट्राई टू ब्रीथ नॉर्मल और कॉन्ज। नूर फिर एक बार अपना सिर हिलाते हुए अपनी आंखें बंद करती है और अपना पूरा ध्यान अद्वितीय की हॉटबिट्स पर ही लगाती हैं। अद्वितीय भी उस दौरान नूर के बालों को सहलाते हुए उसे मोटिवेट करता है और फिर अगले कुछ ही देर में नूर की सांसें नॉर्मल होने लगती हैं। जब नूर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती हैं, तभी अद्वितीय नूर को अपने आप से थोड़ा अलग करता है। अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, नूर, अभी आप कैसा फील कर रहे हो और सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना आपको? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वो तीनों चैन की सांस लेते हैं, पर उनका टेंशन पूरी तरह से खत्म कहाँ हुआ था, कि उनकी सबसे बड़ा टेंशन तो इस वक्त उनके घर में मौजूद था। तभी अद्वितीय नूर के हाथों को पकड़ते हुए अपनी सबसे प्यारी आवाज में उससे कहता है, नूर, अभी आप मेरी बात सुनिए। हम नूर बस अद्वितीय को एक छोटे से ओके अदु में जवाब देती हैं। तभी अद्वितीय नूर को समझाते हुए उससे कहता है, एंजल, हमें पता है बेटा कि उन सब ने आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया है, जिसके लिए उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं बनता आपकी लाइफ के साथ खेलने का, फिर वो आपकी सगी बहन ही क्यों ना हो। जितना भी गलत उन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद मैं आपको उनके साथ वापस भेजना तो दूर, मैं उन्हें आपके पास आने भी नहीं दूंगा। आप बिल्कुल डरिए मत नूर, मैं हूं आपके साथ, आपके बिग बी और भैयू भी तो है ना। आपको उन लोगों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलना होगा और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम वो सब करेंगे प्रिंसेस, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। अभी हम सब घर जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ आ रहे हो। जरा देखे तो कि अब उन लोगों को आपसे क्या चाहिए, पर अभी आप उनको बिना डरे फेस करोगे और हम तीनों आपके साथ खड़े रहेंगे, ओके?
नूर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर एक छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, हाँ मैं उनको फेस करूंगी क्योंकि मैं ब्रेव गर्ल हूं। तभी आयु अपने आंसुओं को साफ करते हुए नूर की तरफ आता है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ये हुई ना बात, आप सच में बहुत ब्रेव हो रैबिट, और उसके लिए वी आर सो प्राउड ऑफ यू माय कोहिनूर। वो दोनों भी आयु की बात से सहमत होते हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तो अभी चले एंजल। इस पर नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ। पर आप मेरे साथ कैसे चलोगे? तो मैं पहले जाती हूँ, आप तीनों थोड़ी देर में आ जाओ, ओके। नूर की इस बात पर उन तीनों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। तभी युवी नूर के फुले हुए गालों को धीरे से खींचते हुए उससे कहता है, बिग बी की प्रिंसेस, उसकी कोई जरूरत नहीं है। असल में मेरे कैबिन में एक सीक्रेट डोर है जिससे आप सीधे कॉलेज से बाहर निकल सकते हो और कोई आपको देखेगा भी नहीं। तो अभी हम साथ में उसी डोर से बाहर जाएंगे और वो डोर ऑटोमेटिक है, तो हमारे बाहर निकलते ही वो डोर अपने आप ही अंदर से बंद हो जाएगा। युवी की बात सुनकर नूर अपनी चमकती हुई आंखें और एक बड़ी सी स्माइल के साथ युवी से कहती है, वाव इट्स सो कूल। आप तो बहुत जीनियस हो बिग बी। तभी युवी नूर के माथे पर किस करते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू सो मच माय लिटिल प्रिंसेस। अभी चले। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय अपना फोन हाथ में लेता है और उसमें एक नंबर डायल करते हुए उनसे कहता है, मैं मार्क को बोल देता हूं कि वो मेरी गाड़ी को कॉलेज की बैक साइड पर लेकर आए और बाकी आपकी दोनों गाड़ियों को ड्राइवर के हाथों पैराडाइज भिजवा दे। अद्वितीय की बात से सहमत होते हुए आयु और युवी दोनों ही अपना सिर हिलाते हैं और अद्वितीय अपने पर्सनल बॉडीगार्ड मार्क को फोन करता है और उसे वैसे ही बताता है जो उनसे आयु और युवी को समझाया था। उस फोन कॉल के बाद अद्वितीय उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, चले। मार्क मेरी गाड़ी कॉलेज के बैक साइड लेकर आ जाएगा, तब तक हम यहां से निकलते हैं। वो तीनों अपना अपना सिर हिलाते हैं और फिर अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चलिए एंजल। तभी अद्वितीय सबसे पहले नूर के साथ उस दरवाजे की तरफ आता है और फिर जब युवी उस दरवाजे को कुछ पासवर्ड डालकर खोलता है, तभी पहले अद्वितीय और नूर बाहर आते हैं और फिर उनके पीछे पीछे आयु और युवी भी बाहर आते हैं। बाहर आते ही नूर इधर उधर देखने लगती हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हरियाली थी और कुछ प्यारे प्यारे फूलों के पेड़ भी थे। उस जगह को देखकर नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो किसी बच्चे की तरह चाहते हुए उनसे कहती है, वाव, ये जगह तो कितनी कितनी प्यारी है, पर यहाँ कोई आता नहीं क्या? तभी आयु नूर के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, नहीं रैबिट, ये एक प्राइवेट प्लेस है जहाँ किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। पर आप बेफिक्र यहाँ आ सकते हो, क्योंकि ये जगह आपके बिग बी की है और मुझे नहीं लगता कि वो आपको यहाँ आने से मना करेंगे, क्यों भाई? तभी युवी हंसते हुए आयु से कहता है, बिल्कुल सच कहा तूने आयु। मैं भला मेरी प्रिंसेस को क्यों मना करूंगा, वो जब चाहें तब यहाँ आ सकती हैं, पर अकेले नहीं, हम तीनों में से कोई ना कोई हमेशा उसके साथ होगा, ठीक है? तभी आयु और अद्वितीय दोनों ही साथ में जी भाई बोलते हैं। तभी मार्क वहां अद्वितीय की कार लेकर आता है। तभी युवी मार्क के साथ पैसेंजर सीट पर बैठता है, तो वही आयु और अद्वितीय नूर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, जहां वो दोनों नूर को बीच में बिठाते हैं। कुछ 30-35 मिनट की दूरी तय करने के बाद वो लोग फाइनली पैराडाइस में पहुंचते हैं। पैराडाइस में वो चारों कार से बाहर आने के बाद सीधे मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अद्वितीय अपनी जगह पर ही रुक जाता है। अद्वितीय और नूर को रुका हुआ देखकर वो दोनों भी वहीं रुक जाते हैं। तभी नूर अपनी आंसू भरी आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अद्वितीय नूर को हक करता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल हम हैं ना आपके साथ और हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, प्लीज ट्रस्ट अस बेटा। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, यस आई ट्रस्ट यू। तभी अद्वितीय नूर के आंसू साफ करते हुए एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, दैट्स लाइक अ माई गर्ल, चलिए। नूर अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ता है और आयु और युवी उन दोनों के पीछे ही खड़े होते हैं। भले ही नूर से बात करते वक्त उन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट होते हैं, पर अभी उन तीनों के फेस एक्सप्रेशन सॉफ्ट से चेंज होकर एकदम से सर्द और इमोशनलेस हो गए थे। धन्यवाद। एपिसोड 55 मायरा को मिला एक बहुत बड़ा झटका, नूर के लिए सबसे बेस्ट सरप्राइज। तभी अद्वितीय नूर को लेकर अंदर आता है और उनके पीछे आयु और युवी भी होते हैं। पर तभी उनकी नजर ईशान, मायरा और रागिनी पर पड़ती है, जो अभी हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर अद्वितीय गुस्से से उन गार्ड्स पर चिल्लाता है, किससे पूछकर तुम लोगों ने इन्हें अंदर घुसने दिया? क्या ये मेरे कोई गेस्ट हैं जो यहाँ बड़े आराम से बैठे हुए हैं?
अद्वितीय की आवाज सुनकर वो तीनों उनकी तरफ देखते हैं, पर तभी उन तीनों की नजर नूर पर पड़ती है जो अभी अद्वितीय से चिपकी हुई थी। नूर को देखते ही उन तीनों की गुस्से और नफरत की आग फिर से तेज हो जाती हैं और वो तीनों अपनी जगह पर से उठते हुए उनकी तरफ आते हैं। तभी ईशान अद्वितीय के आगे आकर खड़ा होते हुए उससे कहता है, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में आने का, पर तुम्हारे पास हमारी एक बहुत ही कीमती चीज है तो बस हम उसे ही लेने आए हैं। ये सब ईशान नूर की तरफ देखकर बोल रहा था और ईशान की बात सुनकर नूर की पकड़ अद्वितीय पर कस गई थी। नूर के डर को महसूस करते हुए अद्वितीय ने भी नूर को अपने करीब पकड़ा हुआ था। तभी अद्वितीय ईशान को अपनी तीखी और तेज नजरों से घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, पहली बात ये कोई चीज नहीं है जो हर किसी के हिस्से में आएगी। अब दूसरी बात तो तू इसे हाथ तो लगा, ना ही तेरा हाथ काट कर मैंने उसे तेरे ही गले में लटका दिया तो मेरा नाम भी अद्वितीय वीर सिंह नहीं। ना ये बच्ची यहाँ से कहीं जाएगी और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। तभी मायरा अद्वितीय के आगे आती हैं और अपनी नफरत भरी नजरों से नूर को देखते हुए अद्वितीय से कहती है, किस हक से तुम लोग इस लड़की को अपने पास रख रहे हो? अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ और जैसा कि हम सबको पता है ये अभी भी एक अंडर एज चाइल्ड है जिसे उसके गार्डियन की जरूरत है। ऐसे में मेरे पेरेंट्स के एब्सेंस में सिर्फ मैं इसकी गार्डियन हूँ, तो जैसा मैं चाहूँ वैसा इसे अपने साथ रख सकती हूँ और अब ये यहाँ नहीं रहेगी, मेरे साथ मेरे घर चलेगी। मायरा की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी नूर अद्वितीय और साथ ही में आयु और युवी की तरफ देखकर रोते गिड़गिड़ाते हुए उनसे कहती है, नहीं नहीं, मुझे इन लोगों के साथ कहीं नहीं जाना। प्लीज अदु, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, पर मुझे इन लोगों के साथ मत भेजो। ये लोग मेरी जान ले लेंगे, पहले से ही मुझसे मेरे पुराने जख्मों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और अगर आपने मुझे भेजा तो ये लोग मुझे फिर से वैसी ही दर्दनाक मौत देंगे जिसकी वजह से मैं रोज तिल तिल करके मरूंगी। अगर आप मुझे उनके साथ भेजने का सोच रहे हो तो उससे अच्छा आप खुद ही मेरी जान ले लो, पर मुझे ऐसी बदतर मौत मत दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगती हूँ। नूर की बात सुनकर उन तीनों भाइयों के दिलों के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तभी मायरा अपनी आंखों को घुमाते हुए नूर का हाथ कसके पकड़ती है और अपनी बेहद ही रुड आवाज में नूर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये तीनों तुम्हें यहाँ रोक पाएंगे? नहीं, अभी चुपचाप चलो। इससे पहले कि मायरा नूर को अपनी तरफ खींचती, अद्वितीय अपने एक हाथ से मायरा का हाथ इतने टाइटली पकड़ता है कि मायरा के मुंह से आह निकल जाती हैं। तभी अद्वितीय अपनी सर्द नजरों से मायरा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नूर का हाथ छोड़ो, वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारे इस ककड़ी जैसे हाथों को तोड़ने में। मैंने कहा छोड़ो इसका हाथ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अद्वितीय की ऐसी तेज आवाज सुनकर उन तीनों रागिनी, ईशान और मायरा को डर तो लगता ही है, पर नूर भी सहम जाती हैं। तभी मायरा मजबूरी में नूर का हाथ छोड़ती है, पर अब तक उसकी कलाई पूरी तरह से लाल पड़ चुकी थी। तभी अद्वितीय भी मायरा का हाथ छोड़ता है। तभी अद्वितीय मायरा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं या फिर तुम खुद को इस दुनिया की सबसे स्मार्ट लड़की समझती हो? तुम्हें लगता है कि हम तो पागल है तो हमारे दिमाग में ये बात आई ही नहीं होगी, है ना? मिस मायरा खुराना, लोग मुझे ऐसे ही नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं कहते और ना ही ऐसे ही बिना किसी रीजन के मुझसे डरते हैं। पता है, अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो सबसे पहले मेरी पूरी जन्म कुंडली तो निकाल ली होती, पर नहीं, तुम लोगों को तो ऐसे ही मुंह उठाए यहाँ आना था। चलो ठीक है, अच्छा हुआ आ गए तो इससे मेरा ही काम आसान हो जाएगा। अद्वितीय अब तक जो कुछ भी बोल रहा था वो आयु और युवी को छोड़कर किसी के समझ में नहीं आता। तभी ईशान इरिटेट होते हुए अद्वितीय से कहता है, तुम बातों को गोल गोल घुमाकर क्या साबित करना चाहते हो? और तुम चाहे जो कर लो, इस लड़की को हमारे साथ चलना ही होगा। तभी अद्वितीय अपना मुंह बनाते हुए ईशान से कहता है, तेरा इन सब में पढ़ना जरूरी है क्या? और तू होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि ये बच्ची कहाँ जाएगी और किसके साथ रहेगी? तभी मायरा अद्वितीय को घूरते हुए उससे कहती है, ऐसे तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं है नूर पर, तो तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? ना तुम लोग इसके कोई रिलेटिव्स हो और ना कोई गार्डियन, तो ऐसे में तुम उसे नहीं रोक सकते। मायरा की बात सुनकर अद्वितीय युवी की तरफ देखता है और तभी युवी अद्वितीय की बात को समझते हुए ऊपर अपने रूम में जाता है। इधर नूर पूरी तरह से डरी हुई थी, उसे तो बस इसी बात का डर खाए जा रहा था कि अगर अद्वितीय और वो दोनों नूर को नहीं रोक पाए और उसे मजबूरन उन हैवानों के साथ जाना पड़ा तो। बेचारी ये सोच सोच कर ही रो रही थी, पर अद्वितीय और आयु दोनों ही उसके साथ थे, उसके पास थे। तभी युवी अपने रूम से नीचे आता है और अभी उसके हाथ में एक फाइल होती है। तभी युवी उस फाइल को मायरा को देता है। तभी मायरा उस फाइल को पकड़ते हुए ब्लैंकली युवी से पूछती है, ये क्या है? तभी आयु मायरा का मजाक बनाते हुए उससे कहता है, अरे तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? मुझे लगा था कि तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तो तुम्हें पढ़ना आता होगा, पर यहाँ तो
अभी ना हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप उस फाइल को खोलो और पाओ, पर उस फाइल को पढ़ते ही तुम्हारे होश ना उड़ जाए तो बोलना। तभी मायरा अपना सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए उस फाइल को खोलती है और जैसा अभी आयु ने कहा था अगले ही पल मायरा के सच में होश उड़ जाते हैं और उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। मायरा के वैसे शौकंग वाले फेस एक्सप्रेशन को देखकर रागिनी और ईशान कंफ्यूज होते हैं, तो वही नूर भी अभी कंफ्यूज और घबराई हुई थी। पर उन तीनों भाइयों के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। तभी रागिनी मायरा के पास आते हुए मायरा के हाथ से उस फाइल को लेती हैं और जो कुछ भी वो उस फाइल में पढ़ती है, उसे पढ़ने के बाद रागिनी के एक्सप्रेशन भी शौकंग वाले हो जाते हैं। तभी रागिनी ब्लैंक होकर अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। तभी अद्वितीय मायरा और रागिनी की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, क्यों क्या हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा? लगना भी चाहिए। तभी ईशान अपनी माँ और गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज में उनसे पूछता है, आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा कि उस फाइल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं? तभी युवी ईशान की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, अरे तू उनसे क्यों पूछ रहा है, मैं बताता हूं ना तुझे, पर हाँ एक बात तो पक्का है कि ये सुनते ही तेरे होश भी उड़ जाएंगे, बिल्कुल इन दोनों की तरह। युवी की बात सुनकर ईशान अपनी आंखों को घुमाता है और युवी रागिनी के हाथ से उस फाइल को वापस लेता है। तभी युवी ईशान और साथ साथ उन दोनों रागिनी और मायरा की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ये नूर के अडॉप्शन पेपर्स है और इसमें ये साफ साफ लिखा है कि नूर पर अब उसकी बहन मायरा खुराना का कोई हक नहीं है और ना ही वो अभी नूर की लीगल गार्डियन है, क्योंकि अब से नूर का लीगल गार्डियन मैं हूं, मतलब युवराज सिंह शेखावत। अब जैसा कि लीगल रूल होता है कि जो कोई भी बच्चे को गोद लेता है, बच्चे के नाम के साथ उसका नाम और सरनेम भी लगता है। तो इसका मतलब ये नूर खुराना नहीं, नूर सिंह शेखावत है और अब मेरा पूरा हक है इस पर। युवी की बात सुनकर पहले नूर को एक छोटा सा सदमा लगता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी और प्यारी सी स्माइल आती है। तभी मायरा युवी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नहीं ये नहीं हो सकता। तुम नूर को अडॉप्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि मम्मा पापा के बाद मैं उसकी गार्डियन हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नूर किसी और के पास नहीं जा सकती, फिर तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? मायरा का सवाल सुनकर उन तीनों भाइयों के चेहरे पर एक गहरी स्माइल डरावनी आती है। तभी अद्वितीय मायरा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये पेपर्स झूठे हैं? नो वे, तुम्हें पता है भाई को एंजल की कस्टडी कितनी आसानी से मिली और हमें उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बस भाई ने वो वीडियो जज को दिखा दिए जिसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे तुम इस मासूम को जानवरों जैसे मारती थी। यू नो वॉट, उस वीडियो को देखकर ना उस जज के आंखों में भी पानी आ गया था, पर तुम जैसे हैवानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसी सबूत के बेसिस पर भाई को प्रिंसेस की कस्टडी मिली है और अब वही नूर के लिली पेरेंट है। तभी युवी उन तीनों की तरफ अपनी नफरत भरी नजरों से देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, मेरी बच्ची को ऐसी बहन की जरूरत ही नहीं है, जो बहन के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है और कुछ नहीं। अभी उसके साथ हम हैं और हम तीनों उसे संभालने के लिए काफी है। तभी नूर अद्वितीय की पास से सीधे युवी की बाहों में जाती हैं और फिर उसे हक करती हैं। नूर अपनी आंसुओं भरी आंखों से पर चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए युवी से कहती है, आपको नहीं पता कि आपने मेरे लिए क्या किया है, थैंक यू सो मच। तभी युवी नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैंने पहले भी आपसे बोला था ना कि आप मेरे लिए मेरे इन दोनों बच्चों अद्वितीय और आयुब से भी बहुत बहुत स्पेशल हो। नूर अपना सिर हिलाती है, पर तभी उसे कुछ कंफ्यूजन होती है तो वो युवी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अभी आपने मुझे अडॉप्ट किया तो मैं आपको क्या बोलूं? नूर का सवाल सुनकर उन तीनों भाइयों को हंसने का मन कर रहा था, पर वो किसी बाहर वालों के आगे अपने सॉफ्ट और फ्री नेचर को नहीं दिखाते थे। तभी युवी नूर का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, आप मुझे बस बिग बी ही बुलाओ, पर अभी आपके लाइफ के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मैं लूंगा, ओके मिस नूर सिंह शेखावत। नूर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बस अपना सिर हिलाती है, पर नूर को हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर वो तीनों हैवान कैसे चैन से बैठ सकते थे। तभी ईशान रागिनी को कुछ इशारा करता है और ईशान का इशारा समझते हुए रागिनी मायरा के करीब आती हैं। तभी रागिनी बहुत ही धीमी आवाज में मायरा के कान में कहती है, देख लो मायू कि कैसे ये नूर तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन रही है। इसकी वजह से तुमसे तुम्हारे मम्मा पापा दूर हो गए और ये देखो कैसे इन लोगों के साथ, इसकी नई फैमिली के साथ खुश है। जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी उसे ऐसे खुश रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है मायू। धन्यवाद। एपिसोड 56 एपिसोड ओ मायरा। मायरा ने किया नूर पर जानलेवा हमला। मायरा के ऊपर रागिनी और ईशान के झूठे प्यार का कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ था कि उसे ये भी नहीं समझता था कि वो दोनों माँ बेटे मिलकर मायरा से क्या क्या करवा रहे थे। मायरा ईशान के प्यार में तो पहले से ही अंधी थी, पर अभी वो रागिनी की झूठी ममता में भी पूरी तरह से अंधी हो रही थी।
ये सब कुछ देखकर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मायरा ने अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो दी है। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ था या होने वाला था। मायरा इतनी डम थी कि वो रागिनी के जाल में आसानी से फंस जाती थी। अभी जब रागिनी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए मायरा को नूर के खिलाफ भड़काया, तभी मायरा भी उसकी बातों में आ गई और उसने अपनी आंखें बंद करके रागिनी की सारी बातों पर यकीन कर लिया। वैसे रागिनी की बातें सिर्फ मायरा ने ही सुनी थी, क्योंकि रागिनी ने उन बातों को इतनी धीमी आवाज में मायरा के कान में कहा था कि उसकी बात को किसी तीसरे का सुनना नामुमकिन था। रागिनी और ईशान ने पूरी तरह से मायरा का ब्रेन वॉश कर दिया था। रागिनी की बातों में आते हुए मायरा को भी यही लगने लगता है कि नूर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है और उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। तभी मायरा नूर की तरफ देखती हैं, जो इस वक्त युवी की बाहों में थी और बहुत खुश थी। पर नूर को खुश देखकर मायरा कैसे खुश हो सकती थी? तो बिना कोई वक्त गवाए मायरा नूर के आगे आकर खड़ी होती हैं और फिर नूर का एक हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ती है, क्योंकि अभी नूर मायरा की तरफ पीठ करके खड़ी थी। जब नूर मायरा की तरफ देखती हैं, तभी उसे डर लगने लगता है, क्योंकि मायरा इस वक्त किसी पागल की तरह लग रही थी। तभी मायरा नूर पर अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत निकालते हुए उससे कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम हमारे परिवार पर लगा सबसे बड़ा श्राप हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स खो दिए और तुम्हारी ही वजह से आज अंश भाई जेल में है और राघव अंकल हमें छोड़कर चले गए। हमारी हर एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो नूर, सिर्फ और सिर्फ तुम। अच्छा होता अगर तुम पैदा होते ही मर गई होती तो आज हम ये दिन नहीं देखते। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मायरा की बात सुनकर वो चारों कंफ्यूज होते हैं और वो दोनों शैतान माँ बेटे के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आती है। इस वक्त मायरा नूर के बिल्कुल आगे खड़ी थी। इससे पहले कि वो चारों कुछ सोचते या समझते, मायरा धीरे से उसके पास से एक तेज धार वाला चाकू निकालती है और अगले ही पल वो उस चाकू को सीधा नूर के पेट में घुसा देती हैं। अपने पेट में एक बहुत ही तेज दर्द को महसूस करने के साथ साथ नूर की सांसें भी अटक जाती हैं। तो वही उन तीनों भाइयों को एक झटका सा लगता है। जब मायरा नूर के पेट की गहराई में गए हुए उस चाकू को एक झटके से बाहर निकालती है, तभी उस चाकू के साथ साथ नूर की बहुत ही भयानक और दर्द भरी चीख भी निकल आती है। जैसे ही मायरा उस चाकू को नूर के पेट से निकालती है, नूर पीछे की तरफ लड़खड़ाती है। नूर को देखकर वो तीनों भाई साथ में चिल्लाते हैं, एंजल प्रिंसेस रैबिट। तभी अद्वितीय झट से नूर को पकड़ लेता है और अपने एक हाथ से नूर के गहरे जख्म को कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तभी आयु नूर के पास आते हुए उसके गालों पर हल्के से टैप करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द की वजह से अभी नूर अपनी आंखें बंद कर रही थी। तभी आयु अपनी घबराई हुई आवाज में नूर से कहता है, रैबिट आंखें खोलो, देखो सोना नहीं है, रैबिट। तभी युवी नूर के जख्म की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहता है, शीट बॉयज, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, वी नीड टू टेक हर हॉस्पिटल अर्जेंट वाई। आयु और अद्वितीय भी युवी की बात से सहमत होते हैं। तभी अद्वितीय बिना वक्त गवाए नूर को अपनी बाहों में उठाता है और फिर एक बार मायरा और साथ ही साथ उन दोनों माँ बेटे की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज में मायरा से कहता है, यू डिड वेरी रोस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। अगर मेरी नूर को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ ना तो मैं अपनी हद भूल जाऊंगा और साथ में ये भी कि तुम एक लड़की हो। आई स्वेयर ऑफ माई लाइफ नूर, आई वाई नॉट गोइंग टू हेस्टेटेड बिफोर किलिंग यू गिर। तभी आयु गार्ड्स की तरफ देखते हुए अपनी रुड आवाज में उनसे कहता है, होडी देम एंड ऑक देम इन आवर सीक्रेट पीएस। आयु का ऑर्डर सुनने के बाद वो गार्ड्स उन तीनों को अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर अद्वितीय बाहर गाड़ी की तरफ दौड़ता है और जब युवी अद्वितीय के लिए पीछे का दरवाजा खोलता है तभी अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में लेकर बैक सीट पर बैठता है। युवी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर तो आयु पैसेंजर सीट पर बैठता है और युवी फुल स्पीड में गाड़ी भगाता है। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई आपका रुमाल दो, बच्ची का खून बहुत बह रहा है और कुछ भी करके हमें खून रोकना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तक आप प्लीज अर्जुन को फोन कर दो, ऑन्ज नीड्स अर्जेंट सर्जरी नाउ। अद्वितीय की बात सुनकर आयु झट से अपना और युवी दोनों का रुमाल अद्वितीय को देता है। अद्वितीय उस रुमाल से नूर का खून रोकने की कोशिश करता है, पर उसका खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। अभी तो नूर के खून की वजह से अद्वितीय के पूरे कपड़े खराब हो चुके थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी आयु सीधे अर्जुन को फोन करता है और जब 2 रिंग बाद अर्जुन आयु का फोन उठाता है, तभी आयु अपनी घबराई हुई आवाज में उससे कहता है, हेलो अर्जुन, देख मैं जो भी तुझे बता रहा हूं ध्यान से सुन। सबसे पहले अपनी टीम को इन्फॉर्म कर और ओटी रेडी करवा। नूर के पेट पर नाइफ से अटैक किया है और अभी वो बच्ची बहुत ब्लीडिंग कर रही हैं। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अर्जुन, तू वहां सब कुछ रेडी करवा, हम ऑन द वे है।
इतना कहकर आयु फोन कट करता है और फिर पीछे की तरफ देखता है जहां अद्वितीय नूर को लेकर बैठा हुआ था। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज जल्दी चलो यार, वी कांट अफोर्ड टू लूज हर। अद्वितीय की बात सुनकर युवी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी 7 हॉस्पिटल के गेट के अंदर इंटर होती है और बिल्कुल मेन डोर के आगे रुकती है। तभी एक गार्ड आकर पीछे का दरवाजा खोलता है और अगले ही पल अद्वितीय नूर को लेकर अंदर की तरफ भागता है। आयु ने अर्जुन को पहले ही इन्फॉर्म किया था तो अर्जुन ने तब तक सब कुछ प्रिपेयर करके रखा था। बिना कोई वक्त गवाए अद्वितीय नूर को लेकर ओटी के अंदर चला जाता है जहां उसकी टीम पहले से ही रेडी होती है। तभी अद्वितीय नूर को बेड पर सुलाकर अर्जुन और उसकी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर खुद बाहर आता है। वैसे अद्वितीय का कैबिन 32वें फ्लोर पर था, पर नीचे ओटी के बाजू में एक छोटा सा रूम था जहां डॉक्टर्स इमरजेंसी में उनके हॉस्पिटल यूनिफॉर्म चेंज करते थे। अद्वितीय के बाहर आते ही एक नर्स अद्वितीय को उसका ग्रीन कलर का हॉस्पिटल यूनिफॉर्म देती हैं और अद्वितीय उस रूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है। जब अद्वितीय सर्जरी के लिए रेडी होता है तभी वो ओटी में जाता है और फिर सर्जरी स्टार्ट होती है। इधर ओटी के बाहर आयु और युवी इधर से उधर घूम रहे थे। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर नूर के लिए डर तो था ही, पर साथ ही साथ उन तीनों के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत भी उन दोनों के चेहरे पर दिख रही थी। तभी युवी से उसका गुस्सा काबू नहीं होता और वो बहुत जोर से हॉस्पिटल के एक दीवार पर पंच करता है, जिसकी वजह से युवी के हाथ पर थोड़ी सी चोट तो लगती है, पर उस दीवार में एक क्रैक भी पड़ जाता है। जब आयु युवी को ऐसे देखता है तभी वो युवी के लिए डर जाता है। इससे पहले कि युवी फिर से अपना हाथ दीवार पर मारता, आयु झट से युवी का हाथ पकड़ लेता है। तभी आयु युवी के लाल पड़े हुए हाथ की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये आप क्या कर रहे हो भाई, और खुद को ऐसे हट करने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा तकलीफ होगी। आप ही सोचिए, अगर रैबिट को पता चला कि आपने खुद को हट किया तो क्या उसे अच्छा लगेगा, वो खुश होगी? नहीं ना। युवी बस अपना सिर ना में हिलाता है। तभी युवी वहां पर रखी एक चेयर पर बैठता है और अपनी बिल्कुल प्लेन आवाज में आयु से कहता है, कोई ऐसे कैसे कर सकता है आयु, और वो भी अपनी सगी बहन के साथ। नूर बहुत मासूम है और वो मायरा एक नंबर की सेल्फिश और पागल लड़की। उसे एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि नूर उसकी छोटी बहन है और वो उस पर ऐसे जानलेवा हमला कैसे करे। फक यार, अभी उसने नूर खुराना पर नहीं, नूर सिंह शेखावत पर हमला किया है और मैं चुप तो नहीं बैठूंगा। आखिर उसे भी तो पता चले ना कि मुझसे टकराने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि उसने नूर को नहीं मुझे चोट पहुंचाई है और मैं अपने गुनहगारों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। तभी आयु युवी के पास बैठता है और फिर युवी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई मुझे पता है कि आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, यहाँ तक कि मुझे भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुझसे मेरी बहुत ही कीमती चीज छीनने की कोशिश कर रहा है, पर हमें स्ट्रांग रहना होगा भाई। हम ये नहीं भूल सकते कि हम कौन है, हमें अपने सारे गमों को अपने अंदर ही दबाना होगा। हम अपनी वीक साइड किसी को नहीं दिखा सकते, बाहर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं। युवी भी आयु की बात से सहमत होता है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं, पर अब तक ओटी से कोई भी बाहर नहीं आता। गुजरते हुए वक्त के साथ अभी उन दोनों को भी डर लगने लगता है। कुछ देर बाद एक नर्स ओटी से बाहर आती हैं, पर वो भी बहुत हड़बड़ी में ही होती हैं। तभी युवी की नज़र उस नर्स पर पड़ती है। उस नर्स को देखते ही युवी अपनी जगह पर से उठकर उसकी तरफ आता है और फिर उसे रोकते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछता है, सिस्टर मेरी बहन कैसी है और अब तक कोई बाहर क्यों नहीं आया? युवी को देखकर वो नर्स बेचारी घबरा जाती हैं और उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकलती। उस नर्स को ऐसे चुपचाप देखकर उन दोनों भाइयों का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों असल में तीनों ही बिल्कुल भी सब्र रखने वाले लड़के नहीं थे। उन्हें तो हर एक काम उनके तय किए हुए वक्त पर कंप्लीट चाहिए होता था और उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता था और ना ही वो किसी चीज का वेट करते थे। अगर किसी चीज में देरी हो गई तो तीनों का गुस्सा आगे वाले इंसान को झेलना पड़ता था। अभी भी कुछ यही हुआ था। युवी उस नर्स से नूर की हालत के बारे में पूछ रहा था और वो वहां चुपचाप खड़ी थी। उसको चुप देखकर आयु उनकी तरफ आते हुए उस बेचारी नर्स पर भड़कता है, ये कुछ पूछ रहे हैं तुमसे तो उनके सवाल का जवाब दो, ऐसे हमारे आगे बुत बनकर क्यों खड़ी हो? आयु को ऐसे इतना गुस्से में देखकर वो नर्स बहुत डर जाती हैं। तभी वो अपना सिर नीचे की तरफ झुकाते हुए अपनी डरी हुई आवाज में उन दोनों से कहती है, मुझे माफ करिए सर, पर उस बच्ची की हालत अभी नाजुक है। पहले से ही उसका बहुत खून बह चुका है और इसी वजह से उसे बचाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर अंदर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव टू गो। इतना कहकर वो नर्स वहां से चली जाती हैं। धन्यवाद। एपिसोड 57 अद्वितीय की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नूर। मायरा को चुकानी होगी बहुत बड़ी कीमत और नूर अभी खतरे। उस नर्स की बात सुनकर आयु और युवी दोनों के दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उन्हें तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं होता।
तभी युवी किसी बेजान इंसान की तरह वही नीचे जमीन पर बैठता है और उसे ऐसे देखकर आयु भी झट से युवी के पास नीचे जमीन पर बैठता है। तभी युवी बिना किसी इमोशन के अपनी प्लेन आवाज में आयु से कहता है, आयु तूने सुना ना कि अभी उस सिस्टर ने क्या कहा, वो ऐसा कैसे कह सकती हैं यार। पर अगर नूर को कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे आयु। मेरे अदू का क्या होगा। भले ही वो खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाता है पर नूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब अगर नूर को कुछ हुआ तो हम अदू को नहीं संभाल पाएंगे और मुझे भी मेरी प्रिंसेस चाहिए। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, अभी अभी तो वो हमारे पास आई है और हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे। ये मुझसे नहीं होगा आयु, नहीं होगा। युवी को ऐसे देखकर आयु को बहुत बुरा लग रहा था। भले ही तब से लेकर अब तक युवी की आंख से एक आंसू तक बाहर नहीं आया था, पर आयु को ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि अभी युवी अंदर से पूरी तरह से टूट रहा था। युवी को ऐसे देखकर आयु से बर्दाश्त नहीं होता और वो युवी को हक कर लेता है। तभी युवी के दिमाग में कुछ आता है और वो आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आयु तू यही रह, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। तभी युवी अपने पैरों पर खड़ा होता है। तभी आयु भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए युवी का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, भाई आप जहां भी जा रहे हो जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर प्लीज अपना ध्यान रखना। तभी युवी एक उदासी भरी स्माइल के साथ आयु से कहता है, घबरा मत आयु, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे मेरे दोनों बेटों के साथ साथ मेरी छोटी सी बेटी को भी संभालना है। तू बस अपना ध्यान रख और अगर प्रिंसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिले तो प्लीज लेट मी नो। तभी आयु अपना सिर हिलाता है और युवी वहां से चला जाता है। युवी के वहां से जाने के थोड़ी देर बाद नील वहां आता है और वो दोनों ही सर्जरी खत्म होने का वेट करने लगते हैं। 2 घंटे बाद फाइनली ओटी की रेड लाइट बंद होती हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद अद्वितीय और अर्जुन दोनों ओटी से बाहर आते हैं। उन दोनों को देखते ही आयु और नील उनके पास आते हैं। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी और डरी हुई आवाज में अद्वितीय से पूछता है, अदू रैबिट कैसी है। तभी सिस्टर ने हमें बताया कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है और उसी की वजह से हम उसे खो सकते हैं। अदू तू चुप क्यों है, प्लीज से समथिंग फॉर द गॉड सके यार। तभी अद्वितीय एक डीप ब्रेथ के साथ आयु से कहता है, भाई जो भी उस सिस्टर ने आपसे कहा था वो सच था। मैंने पहले ही बोला था कि अगर नूर का खून बह गया तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और वही हुआ, पर थैंक्स टू गॉड कि हमने सही वक्त पर संभाल लिया, वरना मैं भी नहीं जानता कि क्या हो जाता। अद्वितीय की बात सुनकर आयु और नील दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। तभी अद्वितीय इधर उधर देखते हुए आयु से पूछता है, भाई युवी भाई कहाँ है, वो तो यही थे ना। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ वो युवी भाई पर। इससे पहले कि आयु आगे कुछ बोलता उन्हें युवी की आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ अदू। युवी की आवाज सुनकर वो लोग युवी की तरफ देखते हैं, जिसके हाथ में अभी एक प्लास्टिक बैग थी जिसमें कुछ सामान था। तभी युवी उन लोगों की तरफ आता है। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए अपनी परेशानी भरी आवाज में उससे पूछता है, भाई आप कहाँ चले गए थे और इस बैग में क्या है। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये सब मैं तुझे बताता हूँ, पर सबसे पहले तू बता कि मेरी प्रिंसेस कैसी है। तभी अद्वितीय उसकी हल्की सी स्माइल के साथ युवी से कहता है, भाई नूर अभी ठीक है और खतरे से बाहर भी। हाँ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसे वीकनेस रहेगी, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है और वैसे भी आई विल बी देयर फॉर हर ऑल द टाइम टू कीपिंग माई आइज ऑन हर। अभी आप बताइए कि आप कहाँ गए थे। तभी युवी अद्वितीय और साथ में आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, असल में मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया था। जब उस नर्स ने बताया कि प्रिंसेस को बचाने में प्रॉब्लम हो रही है, तभी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत डर लग रहा था और इसीलिए मैं मंदिर चला गया। वहां प्रिंसेस के लिए प्रे की और भगवान ने मेरी सुन ली। अदू मैंने वहां के पंडित जी से ये कलावा मांगा है नूर के लिए, तो क्या मैं इस कलावे को नूर के हाथ में बांध सकता हूँ। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ युवी से कहता है, हाँ भाई आप इस कलावे को एंजल के हाथ में बिल्कुल बांध सकते हो, पर जब वो ओटी से स्पेशल रूम में शिफ्ट हो जाएगी तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ और तब तक एंजल भी उसके स्पेशल रूम में शिफ्ट हो जाएगी। तभी युवी अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, कोई बात नहीं अदू, मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, तू जा और चेंज कर ले। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर वहां से ओटी के साइड में मौजूद रूम में जाता है, जहां उसने सर्जरी के पहले अपने कपड़े चेंज किए थे। कुछ देर बाद अद्वितीय आयु और युवी के साथ नूर के रूम में आता है। जब वो दोनों भाई नूर की छोटी सी बॉडी से इतने सारे वायर्स को कनेक्टेड देखते हैं, तभी उन्हें एक अलग का दर्द महसूस होता है जो शायद वो पहली बार महसूस कर रहे थे। तभी युवी नूर के पास आता है और फिर उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए उससे कहता है, आप जल्दी से उठिए प्रिंसेस, आपके बिग बी भैयू और अदू आपका वेट कर रहे हैं। तभी युवी उस कलावे को बहुत ही ध्यान से नूर के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधता है।
नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय को तकलीफ तो होती है, पर वो उसे अपने चेहरे पर नहीं आने देता। अभी भी उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक और अनरीडेबल ही होते हैं। इस वक्त अद्वितीय नूर के रूम में मौजूद सोफे पर बैठा था और आयु भी उसके पास ही था, तो वही यूवी नूर के बेड के पास मौजूद एक छोटे से स्टूल पर बैठा था। तभी आयु अद्वितीय के इमोशनलेस फेस की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अदु तूने उस मायरा के बारे में क्या सोचा है? उसका और उन दोनों माँ बेटे का क्या करना है? आयु का सवाल सुनकर अद्वितीय के हाथों की दोनों मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। तभी अद्वितीय गुस्से में अपने दांतों को पिसते हुए आयु से कहता है, मैंने उस मायरा को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो एंजल की बड़ी बहन है। पर लगता है उसे इस रिश्ते को निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं भला क्यों उस पर दया दिखाऊं जब वो मेरी दया के लायक ही नहीं है। उसने नूर पर जानलेवा हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसका नतीजा क्या हो सकता है और इसमें मेरी नूर की जान भी जा सकती है। मुझे तो अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है यार, जो किसी बाहर वालों के कहने पर अपनी सगी बहन को ऐसे टॉर्चर करे। नूर तो बहुत मासूम है, पर इन लोगों से तो उसकी मासूमियत भी देखी नहीं जाती, तो उसे ऐसे किसी ना किसी बहाने से परेशान करते रहते हैं। आई स्वेयर ऑफ माई नूर भाई की जो भी उस मायरा ने किया है ना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी। आयु भी अद्वितीय के बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है। वो तीनों वही बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते हैं। 4 घंटे बाद अद्वितीय अभी यूवी की जगह पर बैठा हुआ था, तो वही यूवी आयु के साथ सोफे पर बैठा था। अद्वितीय ने इस वक्त नूर का हाथ पकड़ा था और वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस नूर की तरफ ही देख रहा था। तभी अद्वितीय को नूर के उंगलियों की हलचल महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अलर्ट हो जाता है। तभी अद्वितीय आयु और यूवी की तरफ देखता है, जो अभी अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे लॉस्ट देखकर अद्वितीय बहुत धीमी आवाज में उनसे कहता है, भाई। अद्वितीय की आवाज सुनते ही वो दोनों अपनी दुनिया से बाहर आते हैं और अपनी अपनी जगह पर से उठते हुए तुरंत अद्वितीय की तरफ आते हैं। तभी यूवी अपनी डरी हुई आवाज में अद्वितीय से पूछता है, क्या हुआ अदु प्रिंसेस? तभी अद्वितीय यूवी की बात को बीच में ही काटते हुए एक स्मॉल सी स्माइल के साथ उन दोनों से कहता है, भाई एंजल को होश आ रहा है। आई कैन फील हर फिंगर्स मूवमेंट, दैट मीन्स शी वाई बी अप एनी मोमेंट। अद्वितीय की बात सुनकर आयु और यूवी के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आती है और वो दोनों उनकी प्यारी सी प्रिंसेस के उठने का वेट करने लगते हैं। वही कुछ मिनटों बाद नूर की बंद आंखें और उसकी पलकें हिलने लगती हैं। नूर को होश आता हुआ देखकर अद्वितीय नूर के हाथ पर किस करता है और फिर अपनी सॉफ्ट आवाज में नूर से कहता है, एंजल कोई जल्दी नहीं है, टेक यूवर टाइम बेटा। हम यहीं पर है, आप डरो मत। अद्वितीय की आवाज तो नूर को उसकी नींद में भी सुकून पहुंचाती थी और अभी भी कुछ इसी तरह से हो रहा था। जब नूर उसके अदू की आवाज सुनती है तभी उसका डर, उसकी सारी घबराहट कहीं कोने में जाकर छिप जाती हैं और नूर बिल्कुल शांत और उसकी कांपती हुई बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलती है, पर पहले तो उसे सब ब्लूर दिखता है। कुछ सेकंड्स बाद जब नूर की नज़र साफ होती है, तभी सबसे पहले उसकी नज़र उसके अदू पर पड़ती है और अद्वितीय के बाद यूवी और आयु पर। उन तीनों के चेहरे को देखने के बाद नूर को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आती है कि वो तीनों अंदर से पूरी तरह से डरे हुए हैं, पर ये बात वो किसी को बताएंगे नहीं। वो तीनों ही ऐसे माहौल में बड़े हुए थे जहां उन्हें अपने सारे इमोशंस को काबू में रखना पड़ता था, उसे छुपाना पड़ता था। वो किसी को भी ये पता नहीं लगने दे सकते थे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। भले ही वो लोग पूरी दुनिया से उनके इमोशंस को छिपाने में कामयाब हो जाते थे, पर क्या उनकी नूर के आगे वो लोग अपने इमोशंस को छिपा पाएंगे? वैसे ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। नूर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, आप लोग ऐसे घबराए हुए क्यों हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे टमी में पेन हो रहा है और कुछ नहीं। नूर की बात सुनकर वो तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी आयु और यूवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाते हैं। उन दोनों का इशारा मिलते ही अद्वितीय एक गहरी सांस लेता है और फिर नूर की तरफ देखता है, जो पहले से ही बारी बारी उन तीनों की तरफ देख रही थी। धन्यवाद। एपिसोड 58 नूर के लिए उसकी बहन अभी मर चुकी है। नूर इज फिजिकली कंप्लीटली डैमेज। तभी अद्वितीय नूर के गाल की अपने हल्के हाथ से सहलाते हुए उससे कहता है, आपको हमारे आगे इतना भी बड़ा बनके अपने अंदर के इमोशंस छिपाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। आप बिना किसी हिचकिच के, बिना किसी मास्क के हमारे आगे खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो और हमारा विश्वास करिए प्रिंसेस, आप हमेशा हम तीनों को अपने आसपास ही देखोगे। भले ही मैं आपसे प्यार करता हूं, पर आप मेरे लिए और साथ में आपके बिग बी और भैयू के लिए हमेशा छोटे बच्चे ही हो और रहोगे। तो बच्चों को उनके इमोशंस को छिपाना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है ना।
Now let it out your feelings Anj, I am here, your big B and Bhaiyu is here to hold you, ok। अद्वितीय की बात सुनने के बाद अचानक से नूर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो नूर जब से उसे होश आया है तब से कंट्रोल कर रही थी। नूर से शायद अभी और कंट्रोल नहीं होता तो वो बिना कुछ बोले सीधा रोने लगती हैं। नूर को ऐसे रोता हुआ देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं, पर उनमें से कोई भी नूर को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी पता था कि नूर को कैसे भी करके और किसी भी हालत में उसके अंदर का सारा गुब्बार बाहर निकालना ही होगा। नूर को रोता हुआ देखकर अद्वितीय उस स्टूल पर से उठकर बेड पर नूर के बाजू में बैठता है। तभी नूर अपने चेहरे को अद्वितीय के पेट में छिपा देती हैं और बस रोते ही जाती हैं। अद्वितीय कुछ नहीं बोलता, बस नूर के बालों को सहलाता है। तभी लगभग कुछ 20 से 25 मिनट बाद नूर का रोना तो बंद हो जाता है, पर वो अभी भी सुबक रही होती हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और फिर अपनी नर्म आवाज में नूर से पूछता है, क्या अभी आप हमें कुछ बता सकते हो एंजल, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी अलर्ट हो जाती हैं। तभी नूर पहले आयु और यूवी की तरफ देखती है, फिर नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी रोती हुई आवाज में अद्वितीय से पूछती है, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अदू? चलो वो तो फिर भी बाहर वाले थे, पर वो मायरा तो मेरी बहन थी ना, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मम्मा पापा की मौत के पीछे मेरा हाथ नहीं था और ना ही मैं उनके मौत की वजह हूँ, फिर भी हमेशा उसने मुझे मम्मा पापा की मौत के लिए ब्लेम किया। उसे पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, पर तभी भी उसे अच्छा लगता था और शायद बहुत मज़ा भी आता था मुझे ब्लेम करने में। मुझे सच में नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं कि वो मेरी जान लेने के पहले एक बार भी नहीं सोचेगी कि वो जिसे मार रही हैं, जिसे चोट पहुंचा रही हैं, वो उसकी ही छोटी बहन है। आज सच में मुझे ये कहने में ज़रा सी भी शर्म नहीं आएगी और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, मैं मायरा से बहुत नफरत करती हूँ एंड आई फील सो डिस्गस्टिंग कइंग हर एज माई बिग सिस्टर। तो आज से बल्कि अभी से मेरा उसके साथ दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी हैं, अब आप लोग उसके साथ और साथ में उन दोनों के साथ जो कुछ भी करोगे उससे मुझे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग फ्री हो, पर हाँ मुझे बस एक आखिरी बार उस मायरा से मिलना है, प्लीज़ अदू। भले ही आप वहाँ मेरे साथ रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर प्लीज़ एक बार। नूर की बात सुनकर अद्वितीय आयु और यूवी की तरफ देखता है और वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं। उनका जवाब मिलते ही अद्वितीय नूर की तरफ देखता है, जिसकी आंखें और पूरा चेहरा अभी रोने की वजह से लाल हो चुका था। अद्वितीय नूर के आंखों से बहते हुए कुछ आंसुओं को पोंछते हुए नूर से कहता है, ठीक है एंजल, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर मैं वहाँ आपके साथ ही रहूँगा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपको उन हैवानों के साथ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। अभी बहुत मुश्किल से बचाया है मैंने आपको नूर, अगर फिर से आपको कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। यू नो ना ऑन आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू। अद्वितीय की बात सुनकर नूर बिना अपनी पलकें झपकाए अद्वितीय की आंखों में देखती हैं। अद्वितीय की आंखों में नूर को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और केयर ही दिखाई देती हैं। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खोया हुआ देखकर आयु और युवी पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उन दोनों लव बर्ड्स को उनकी दुनिया से बाहर लाने के लिए युवी अपना गला साफ करता है। युवी की आवाज की वजह से उन दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है। तभी आयु अद्वितीय और नूर की तरफ देखते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, बच्चों अगर आप दोनों का हो गया है तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। आयु की बात सुनकर अद्वितीय अपना मुंह बनाता है, तो वही नूर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए नूर से कहता है, रैबिट आपको चोट लगी है तो ऐसे में आपको रेस्ट करना चाहिए बेटा, और क्या इस वक्त आप बहुत पेन महसूस कर रहे हो? तभी नूर आयु की तरफ देखते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में उससे कहती है, हाँ भैयू। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं एंजल, मैं अभी आपको पेन रिलीवर दे देता हूँ, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। नूर बस अपनी पलकें झपकाती है और तभी अद्वितीय एक शॉट रेडी करता है, पर उसे देखते ही बेचारी नूर डर के मारे कांपने लगती हैं। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू प्लीज वो इंजेक्शन नहीं, मैं ठीक हूं और मुझे पेन भी नहीं हो रहा है, आप प्लीज उसे मेरे पास मत लाइए। नूर को ऐसे हाइपर होता हुआ देखकर आयु धीरे से नूर को हक करता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, एंजल प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए बेटा, ये मैंने आपके लिए नहीं रेडी किया है और मैं आपको कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, ये तो मुझे आपके एब में डालना है और ट्रस्ट मी प्रिंसेस, इससे आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं होगा, सो प्लीज डोंट पैनिक ऑन्ज। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी शांत होती हैं और तभी युवी अद्वितीय को इशारा करता है और वो नूर के सलाइन सॉल्यूशन में वो शॉट इंसर्ट कर देता है। आयु अभी भी नूर को हक करे हुए था और उसे शांत करा रहा था। कुछ ही देर में इस शॉट की वजह से नूर का दर्द तो कम हो ही जाता है,
पर साथ में वो थककर सो भी जाती हैं। नूर को सोता हुआ देखकर आयु बहुत ही ज्यादा संभल कर नूर को बेड पर सीधा सुलाता है और युवी भी नूर को अच्छे से कवर करता है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करता है और उसके बाद युवी भी वही करता है। आखिर में अद्वितीय नूर के पास आता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, गेट वी सून आडू की एटे ऑन्ज। तभी वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हैं और फिर वहां से बाहर चले जाते हैं ताकि उनकी वजह से उनकी प्रिंसेस की नींद डिस्टर्ब ना हो। रूम से बाहर आते ही अद्वितीय फिर से अपने इमोशनलेस एक्सप्रेशन में आ जाता है और उन दोनों भाइयों के फेस पर भी अभी पूरी तरह से ब्लैंक एक्सप्रेशन होते हैं। तभी युवी वहां मौजूद एक चेयर पर बैठते हुए अद्वितीय और आयु की तरफ देखता है और फिर अपने प्लेन आवाज में उन दोनों से पूछता है, तो अभी क्या करना है? तुम दोनों ने कुछ सोचा है क्या इसके बारे में? युवी का सवाल सुनकर अद्वितीय अपने गुस्से में हाफते हुए उससे कहता है, मैं तो उन्हें उनके किए की सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा भाई। वैसे भी अभी नूर ने खुद कहा है कि उसका उन लोगों से, स्पेशली उस मायरा से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं अभी एक बार भी नहीं सोचूंगा उस मायरा को दर्दनाक सजा देने से पहले। पर अभी के लिए हमारे लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारी नूर। भाई पहले से ही उसकी पूरी बॉडी जख्मों के निशानों से भरी हुई है, उसमें कुछ निशान बहुत पुराने हैं तो कुछ अभी के और फ्रेश। वो बहुत ही धीरे धीरे हिल हो रही थी, पर इससे पहले कि वो बच्ची पूरी तरह से हिल हो जाती उस पागल लड़की ने फिर से उस मासूम को एक और घाव दे दिया और ये थोड़ा गहरा है तो इसके वजह से हमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होगा भाई। जब तक नूर के पेट का घाव हल्का सा भर नहीं जाता तब तक हमें उसके साथ ही रहना होगा क्योंकि उसके बॉडी में अभी इतनी भी जान नहीं है कि वो ठीक से खड़ी रह पाए। अद्वितीय की बात सुनकर आयु और युवी दोनों को ही बहुत चिंता होने लगती है। तभी युवी अपनी थोड़ी घबराई हुई आवाज में अद्वितीय से पूछता है, अदु प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक तो हो जाएगी ना और उसके सारे घाव भरने में कितना वक्त लगेगा? युवी का सवाल सुनकर अद्वितीय पहले कुछ मिनटों तक चुप रहता है और फिर वो युवी के पास आकर बैठता है। तभी अद्वितीय युवी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। एंजल के सभी घाव भरेंगे पर उन्हें भरते भरते वक्त लग सकता है। मैंने नूर के लिए कुछ हैवी और पावरफुल मेडिसिन मंगाई है जिससे नूर के घाव जल्दी भर तो जाएंगे बट फिर भी इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। उस अंश ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी, उसने उन लोगों के साथ मिलकर नूर की बॉडी पर घाव दिए ही पर उससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उस छोटी सी बच्ची के सेंसिटिव पार्ट को भी नहीं छोड़ा, उसे भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया। अद्वितीय की बातें सुनकर आयु और युवी की हार्ट बीट तेज हो जाती हैं। तभी अद्वितीय उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा डॉक्टर होता तो वो नूर को कम से कम 1-2 महीने का पूरा बेड रेस्ट बताता क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन सच में बहुत बुरी है, पूरी तरह से डैमेज है वो बच्ची। जब नूर ने कॉलेज जाने की बात की तभी मेरी इच्छा नहीं थी उसे भेजने की, पर मुझे उसे सैद नहीं करना था इसीलिए मैं मान गया, पर अभी मैं उसे कॉलेज भेजने की गलती नहीं कर सकता। जब तक वो रिकवर नहीं होती तब तक के लिए नूर घर में रहकर रेस्ट करेगी और मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा। नूर मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। अद्वितीय की बात सुनकर आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तू ये सब अकेले ही क्यों करेगा अदु? हम भी तो उसके कुछ लगते हैं ना? तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ मैं मानता हूं कि पहले हमारा नूर से कोई रिश्ता नहीं था, पर अभी तो वो पूरे हक से मेरी बच्ची है। मैं बहुत खुश हूं कि मैं उसे अडॉप्ट कर पाया और उसके पास्ट की वजह से मैं उसे अपने आप से अलग नहीं करूंगा। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ उन दोनों से कहता है, हाँ भाई बिल्कुल सही कहा आपने। वो नूर खुराना थी जिसने उन सब के टॉर्चर सहे और चुप रही, पर अब ये नूर खुराना नहीं नूर सिंह शेखावत है और ये नई नूर उस पुरानी वाली नूर से बहुत अलग होगी। हम तीनों मिलकर उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि उसे कोई कुछ करने की सोच भी नहीं सकेगा। धन्यवाद। एपिसोड 59 नूर के पीछे पड़ा एक सरफिरा आशिक। नूर पर हमला हुए पूरे 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों से वो हॉस्पिटल में ही थी। भले ही नूर हॉस्पिटल में थी पर उसने उन तीनों को परेशान करके रख दिया था और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद अद्वितीय नूर को आज डिस्चार्ज करने वाला था। इन 2 दिनों में नूर ने युवी को ये पूछ कर परेशान कर दिया था कि उसे फिर से कॉलेज कब जाने को मिलेगा। नूर की बात सुनकर पहले तो युवी को शौक लगा था कि इतने दर्द में होने के बावजूद भी उसे कॉलेज जाने की पड़ी है, पर बाद में जैसे तैसे करके युवी ने नूर को समझा दिया था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक उसका कॉलेज जाना पूरी तरह से बैन है। अभी नूर उसके घर जाने के लिए एक्साइटेड थी तो वही आयु नूर से बातें कर रहा था। तभी अद्वितीय युवी के साथ रूम में आता है और उनके पीछे पीछे एक नर्स भी वहां आती है। तभी अद्वितीय नूर के पास आते हुए अपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में नूर से कहता है, नूर आप सिस्टर के साथ जाओ, ये आपको चेंज करने में हेल्प करेगी। आपको घर जाना है ना? अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाती है।
तभी अद्वितीय उस नर्स की तरफ देखते हुए अपनी प्रोफेशनल और सर्द आवाज में उस नर्स से कहता है, इसे चेंज कराने लेकर जाओ और याद रहे बहुत संभल कर करना। बच्ची के पेट में टांके लगे हैं तो उसके टांके नहीं खुलने चाहिए, वरना मैंने तुम्हें यहां से बाहर फिकवा दूंगा। सो बी केयरफुल, समझी। अद्वितीय की वार्निंग सुनते ही उस नर्स के पसीने छूटने लगते हैं और वो बस अपना सिर हिलाती है। तभी आयु बेड पर से उठने में नूर की हेल्प करता है और फिर उसके गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, रैबिट धीरे हाँ बेटा। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए आयु से कहती है, हाँ भाई यू डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। तभी नर्स नूर के पास आती है और धीरे से नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चलिए मैडम। नूर उस नर्स को एक छोटी सी स्माइल देती है और फिर उसके साथ अंदर कपड़े चेंज करने चली जाती हैं। कुछ वक्त बाद नूर वहां आती हैं और अभी उसने एक सिंपल सी फ्रॉक पहनी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। उस फ्रॉक का मटेरियल इतना सॉफ्ट और लाइट था कि उससे नूर को कोई भी तकलीफ नहीं हो रही थी। नूर के पेट पर अभी भी बैंडेज थी तो उसी वजह से उसके पेट का उतना हिस्सा थोड़ा ऊंचा ऊंचा लग रहा था। नूर को बाहर आता हुआ देखकर अद्वितीय झट से नूर को पकड़ लेता है और फिर उसे बेड पर बिठाता है। तभी एक वार्ड बॉय उस रूम के अंदर आता है और उसके हाथ में ट्रे होती है जिसमें एक ग्लास भरकर मैंगो जूस होता है। तभी अद्वितीय उस ट्रे में से वो ग्लास उठाता है और नूर के मुंह के आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, एंजल आप सबसे पहले ये जूस फिनिश करो और फिर हम घर चलते हैं, ठीक है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उस ग्लास की तरफ देखती है और फिर बिना नखरे दिखाए चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर को वो जूस पिलाता है और नूर भी उसे पूरा खत्म करती है। तभी अद्वितीय नूर के होंठों को टिश्यू पेपर से साफ करता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता, तो मेरी गुड गर्ल अभी चले हम। नूर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु एक प्लास्टिक बैग पकड़ता है जिसमें नूर की सारी दवाइयां होती हैं। युवी नूर को उसके सॉफ्ट बनी वाले स्लीपर पहनाता है और फिर अद्वितीय नूर को कुछ इस तरह से अपनी बाहों में उठाता है कि उसके पेट पर हल्का सा भी प्रेशर ना पड़े या फिर उसे ज्यादा दर्द महसूस ना हो। नूर भी अपनी एक मुट्ठी में अद्वितीय की शर्ट को पकड़ लेती है तो वही उसका दूसरा हाथ अद्वितीय के गले में होता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, सो जाओ एंजल, वैसे भी अभी आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए। नूर बिना किसी शिकायत के अद्वितीय के गर्दन में अपना फेस छिपा देती हैं और अद्वितीय अपने दोनों भाइयों के साथ उस रूम से बाहर आता है। जैसे जैसे अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में लेकर हॉस्पिटल से बाहर आता है वैसे ही वहां पर मौजूद सारे लोग अद्वितीय की तरफ उनकी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं, पर उनकी ऐसी नजरों से ना ही अद्वितीय को कोई फर्क पड़ता है और ना ही आयु या फिर युवी को। वो लोग जब हॉस्पिटल के मेन डोर से बाहर आते हैं तभी ठीक उनके आगे अद्वितीय का ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ जाता है। तभी युवी अद्वितीय के बैठने के लिए गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलता है। अद्वितीय के बैठने के बाद वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वो लोग पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वहां एक घर देख सकते थे और उस घर के एक रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस रूम को देखकर ऐसे लग रहा था मानो सारी दुनिया का अंधेरा बस उसी एक रूम में कैद कर दिया गया था। पर तभी उस अंधेरे से भरे रूम में अचानक से एक हल्की सी रोशनी होती है। ये रोशनी एक छोटे से लाइट की थी जिसकी वजह से अभी उस कमरे में थोड़ा बहुत उजाला फैल गया था। उस कमरे के दीवार पर किसी की तस्वीरें लगाई हुई थी, पर अभी भी उस रूम में इतना अंधेरा था कि जिस वजह से हमें ये साफ साफ पता नहीं चल पा रहा था कि वो तस्वीरें किसकी है। तभी अचानक से उस कमरे में कुछ हलचल होती हैं और तभी जाकर उस कमरे में किसी का साया दिखता है। वो इंसान जो कोई भी था वो अभी एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके ठीक आगे वो तस्वीरें लगी हुई थी। तभी वो इंसान अपनी जगह पर से उठता है और कमरे में मौजूद स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ता है। तभी वो रूम की मेन लाइट ऑन करता है। अभी हम उस इंसान को साफ साफ देख पा रहे थे। वैसे ये कोई नया इंसान था और उसकी उम्र करीब करीब अद्वितीय या फिर अंश के जितनी ही होगी। वो दिखने में भी ठीक ठाक ही था। तभी वो उस दीवार की तरफ आता है जहां वो तस्वीरें लगी हुई थी। उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें छोटे बच्ची की थी। ऐसा लग रहा था कि ये सारी तस्वीरें एक ही इंसान की थी और इसमें उसके पैदा होने से लेकर अब तक की सारी फोटोज थी। इन सब में हैरानी की बात तो ये थी कि ये फोटोज किसी और की नहीं खुद नूर की ही थी। पर सवाल ये था कि नूर की फोटोज इस इंसान के पास क्या कर रही हैं और ये इंसान है कौन। तभी वो इंसान नूर की एक फोटो अपने हाथ में लेता है और फिर अपनी शैतानी भरी स्माइल के साथ उस फोटो की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो नूर, पहचाना मुझे? मैं आकाश। अरे मैं रोज ही तो तुमसे बात करता हूं ना, पर अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारी फोटो से बात करता हूं, पर अभी नहीं। अभी बहुत जल्द तुम मेरे पास मेरे साथ होगी। पूरे 5 साल से वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा, पर अभी और नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे पल पल की खबर रहती है कि तुम इस वक्त क्या कर रही हो, कहाँ हो और किसके साथ हो।
अद्वितीय सिंह के साथ हो ना अभी, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम उसके पास से हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी। मैं तुम्हें उन सब से दूर कर दूंगा जो इस वक्त तुम्हारे करीब है। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी भी हाल में पाकर ही रहूंगा। इतना कहकर वो वहां पड़ी ड्रिंक की बोतल उठाता है और उसे पीने लगता है। असल में ये एक सरफिरा पागल आशिक था जो नूर को देखते ही उससे एक तरफा प्यार कर बैठा, और इसी के चलते उसने अपने आदमियों से कहकर नूर की बचपन से लेकर अब तक की पूरी कुंडली निकाल ली थी। आकाश कुछ भी करके नूर को हासिल करना चाहता था, पर अद्वितीय की वजह से उसे ये मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी आकाश नूर के फोटो की तरफ देखते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज में कहता है, उस दिन अगर वो अद्वितीय वहां पर नहीं आता तो आज तुम मेरे साथ में होती। कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे कितने ही लोगों की जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो बस तुमसे मतलब है, बाकी दुनिया गई गड्ढे में। इतना कहकर वो किसी शैतान की तरफ हंसने लगता है और उसकी वो खतरनाक हंसी अभी पूरे रूम में गूंज रही थी। धन्यवाद। एपिसोड 60। वही जयपुर में एक बहुत ही बड़ी और आलिशान हवेली है जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। देखने में ये एक रॉयल पैलेस लग रहा था और वहां का माहौल भी कुछ वैसा ही राजसी था। महल के चारों तरफ गार्ड्स तो थे ही, पर उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमें सिर्फ किसी राजा महाराजा के महल में ही देखने को मिलते थे, जिसे हम आम भाषा में महल के पहरेदार भी कहते हैं। तो चलिए अभी हम इस सुंदर से महल के अंदर जाकर भी देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। महल के अंदर ना जाने कितने ही नौकर थे जो अभी अपना अपना काम करने में बिजी थे। तो वही महल के ही एक कमरे में एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी उम्र कम से कम 60 से 70 के बीच में ही होगी। असल में ये इस महल के पूर्ण महाराज अधिराज सिंह राजावत है। अधिराज अभी अपने कमरे में बैठे उनके आगे मौजूद एक तस्वीर को निहार रहे थे और वो तस्वीर एक कपल की थी। अभी ये कपल कौन है ये जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वो बस उस तस्वीर की तरफ ही देख रहे थे कि तभी अचानक से उनके दरवाजे पर कोई कनॉक करता है। कनॉक की आवाज सुनकर अधिराज अपनी प्लेन आवाज में कहते हैं, हाँ आ जाइए। अधिराज की परमिशन मिलते ही दो आदमी रूम के अंदर आते हैं। उन दोनों में से पहला अधिराज का छोटा बेटा रुद्र सिंह राजावत है तो दूसरा रुद्र का पर्सनल असिस्टेंट अशोक है। अपने बेटे को वहां देखते ही अधिराज रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, कुछ पता चला आपको रुद्र? तभी रुद्र एक बड़ी सी स्माइल के साथ अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हाँ डैड, मैंने हमारे युवराज का पता लगा लिया है। रुद्र की बात सुनते ही अधिराज की आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं। तभी वो रुद्र के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उनसे पूछते हैं, आप सच कह रहे हैं ना रुद्र? आपने मेरे बच्चे का पता लगा लिया, बोलिए कहाँ है वो? हम अभी जाकर उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। अधिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चिंता भरे हो जाते हैं। तभी रुद्र अधिराज की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हमारे युवराज इस वक्त मुंबई में है डैड, और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ तक कि उन्हें यह भी पता नहीं कि वो जयपुर के होने वाले महाराज है। वो तो वहाँ अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मुझे लगता है भाई ने उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि उनकी फैमिली भी है। रुद्र की बात सुनकर अधिराज के चेहरे पर भी चिंता झलकने लगती हैं। तभी अधिराज रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हैं, तो अभी हम क्या करेंगे रुद्र? हमारे बच्चे को यहाँ उनकी फैमिली के साथ होना चाहिए और वो वहाँ अकेले होंगे। मैं कैसा दादा हूँ रुद्र जो अपने पोते को अपने करीब भी नहीं ला सकता। तभी रुद्र अधिराज का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहते हैं, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है डैड। भाई अगर उस वक्त घर और ये सब कुछ छोड़कर नहीं जाते तो आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता। अगर देखा जाए तो उसमें उनकी भी गलती नहीं थी, गलती तो हमारी थी कि हमने उन्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब मुझे भाई की जरूरत होती थी तभी वो हमेशा मेरा साथ देते थे, पर जब भाई को मेरी जरूरत थी तब मैंने क्या किया, उन्हें अकेले छोड़ दिया। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी डैड, जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ। भाई यहाँ पर नहीं थे इसीलिए मुझे आपने जयपुर का किंग बना दिया, पर जो हक उनके बेटे का है वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। मैंने उनका हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, अपने बेटों को भी नहीं। तभी पीछे से दो आवाजें साथ में आती है, और ना ही हम कभी उनका हक छीनेंगे डैड। वो आवाज सुनते ही वो सब पीछे दरवाजे की तरफ देखते हैं। वहां पर अभी दो लड़के खड़े थे, जिसमें एक की उम्र 21 से 23 के बीच में होगी तो दूसरे की 25 से 27 के बीच में। ये दोनों रुद्र के बेटे थे। रुद्र के बड़े बेटे का नाम समर था तो छोटे का नाम साहिल। तभी समर साहिल के साथ उन लोगों की तरफ आता है। समर उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, जयपुर के नेक्स्ट किंग बनने का हक फैमिली के सबसे बड़े बेटे का है और वो है भाई। हम कभी भी उनका हक नहीं छीनेंगे और जरूरी नहीं है कि किंग बनने से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ये हक जिसका है उसको ही मिलना चाहिए। पहले ही भाई ने सब कुछ खो दिया है, उनकी फैमिली को खो दिया, और अब हम ये नहीं चाहते कि वो आगे भी हमारे लिए कोई भी सेक्रीफाइस करे। तभी साहिल अधिराज और रुद्र की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, डैड, दादू, हमें बस हमारे भाई चाहिए और कुछ नहीं, प्लीज आप उन्हें हमारे पास ले आइए ना, नहीं तो हमें परमिशन दीजिए कि हम वहां जाए। तभी अधिराज अपने दोनों पोतों को हक करते हुए उनसे कहते हैं, मैं आप दोनों से प्रॉमिस करता हूं बच्चों की, बहुत ही जल्द आपके भाई आपके साथ यहाँ होंगे। वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक बड़ी सी स्माइल करते हैं। तभी साहिल अपने बड़े भाई को हक करते हुए उससे कहता है, आई कांट बी इफ भाई, अभी हम दोनों बहुत जल्द उनसे मिलने वाले हैं, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए ना हम ये बात मॉम को बताते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएगी। समर भी अपना सिर हिलाता है और वो दोनों वहां से उनकी मॉम के रूम में जाते हैं। शिवानी रुद्र सिंह राजावत, जयपुर की महारानी, और समर साहिल की मां है। जब समर और साहिल उन्हें उनके बड़े भाई के बारे में बताते हैं, तभी वो भी खुशी के मारे रोने लगती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है कि उन्हें उनके युवराज से बहुत जल्द मिलवा दे। यहाँ युवराज उनका नाम नहीं था, पर ये एक ओहदा, एक पोजीशन थी। वही पैराडाइज मुंबई में अद्वितीय अभी उसके रूम के सोफे पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, पर उसका आधे से ज्यादा ध्यान तो नूर की तरफ था जो अभी बेड पर सोई हुई थी। अद्वितीय को अभी बस एक ही चिंता लगी हुई थी कि नूर का एक बार फिर से दिल टूटने वाला है। भले ही हॉस्पिटल में नूर ने उन लोगों से अद्वितीय, युवी और आयु कहा था कि उसका अभी मायरा से कोई भी रिलेशन नहीं है, पर अद्वितीय को पता था कि वो सब कहते वक्त नूर को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। इस वक्त अद्वितीय की उंगलियां उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल तो रही थी, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या टाइप कर रहा है। तभी अचानक से अद्वितीय का फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से अद्वितीय अपने होश में आता है। तभी अद्वितीय एक नज़र नूर की तरफ देखता है और फिर उसका फोन रिसीव करता है। तभी आगे से नील अद्वितीय को कुछ बताता है, जिसकी वजह से अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तभी अद्वितीय बिना किसी सॉफ्टनेस और इमोशन के नील से कहता है, मेरे जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल है उसे अगले हफ्ते के लिए रीशेड्यूल कर दे, और रही बात बाकी वक्त की तो वो मैं कुछ दिनों तक घर से ही संभालूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है मेरी एंजल। तू सब कुछ होने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, और मेरे एब्सेंस में कंपनी की सारी जिम्मेदारी मैं तुझे दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना। उधर से नील का रिस्पॉन्स सुनने के बाद अद्वितीय फोन कट करता है और फिर अपनी जगह पर से उठकर बेड की तरफ आता है। तभी अद्वितीय बेड पर नूर के पास बैठता है और उसके माथे पर किस करने के बाद उसके बाजू में लेट जाता है और कुछ ही देर में वो भी सो जाता है। 3 घंटे बाद अभी वो तीनों भाई नूर के साथ हॉल में बैठे हुए थे। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में उससे कहती है, अदू, प्लीज एक लास्ट टाइम मुझे उन लोगों से मिलना है ना, और उसके बाद मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। नूर की बात सुनने के बाद अद्वितीय आयु और यूवी की तरफ देखता है, जो अभी पहले से ही उसकी तरफ ही देख रहे थे। अद्वितीय पहले अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस लेता है और फिर नूर की तरफ देखता है। अभी नूर बिना अपनी पलकें झपकाए बस अद्वितीय की तरफ ही देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर के गालों को पकड़ते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, नूर, अभी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? अद्वितीय के सवाल पर नूर बस एक छोटा सा ओके कहती हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा, पर अभी नहीं। अभी आपकी चोट पूरी तरह से भरी भी नहीं है और मैं उन तीनों में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर ऐसे में उन तीनों में से किसी ने आपके ऊपर फिर से वार कर दिया तो मैं क्या करूंगा एंजल, आपके भैयू और बिग बी क्या करेंगे? तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहती है, पर मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगी ना अदू, और मेरे साथ आप भैयू और बिग बी भी तो रहेंगे ना, तो प्लीज आप मुझे वहां लेकर चलो। वैसे भी अगर उन लोगों ने मुझे कुछ भी किया तो आप वही रहोगे ना मुझे बचाने के लिए? नूर का सवाल सुनकर अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ बेटा, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि हम वहां आपके साथ ही होंगे, पर हम अभी बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। पहले से ही आपकी बॉडी इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आप हल्का सा पुश भी बर्दाश्त कर सको, और ऐसे में मैं आपकी लाइफ के साथ और नहीं खेल सकता। तो सॉरी एंजल, पर जब तक आप थोड़े रिकवर नहीं करते आप घर से कहीं भी नहीं जा सकते, और ना ही मैं आपको अकेला छोड़कर जाऊंगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर का मुंह खुला ही रह जाता है, जिसकी वजह से उन तीनों के चेहरे पर हल्की सी हंसी आती है। तभी नूर किसी डॉल की तरह अपनी पलकें झपकाते हुए अद्वितीय से पूछती है, मतलब आप अपने ऑफिस भी नहीं जाओगे? इस पर अद्वितीय अपना सिर हिलाता है, जिसकी वजह से नूर और थोड़ी शॉक होती हैं। बेचारी के अगले बड़े से शॉक के लिए आयु नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है,
सिर्फ अदू ही क्यों, मैं और भाई भी नहीं जा रहे हैं। आखिर आप हमारे लिए भी तो उतनी ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट हो ना जितनी अदू के लिए हो। इससे पहले कि नूर आयु के सवाल का कोई जवाब देती, अद्वितीय नूर को रोकता है। तभी अद्वितीय आयु और युवी की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहता है, आप दोनों को घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना एंजल का ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी आप दोनों अपने अपने वर्क प्लेस से वापस आने के बाद नूर के साथ ही रहोगे तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अद्वितीय की बात सुनकर वो दोनों अपना मुंह बनाते हैं। तभी अद्वितीय उन दोनों से कहता है, मुझे पता है कि आप दोनों भी नूर के लिए उतने ही परेशान हो जितना कि मैं, पर आप ही सोचो क्या ये ठीक रहेगा अगर हम तीनों ऐसे घर में बैठे रहेंगे और ना ही नूर इससे खुश होगी। भाई आप दोनों पर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप बस अपने काम पर फोकस करिए। नूर की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर मुझे कुछ भी कम ज्यादा लगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। अद्वितीय की बात सुनकर वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं। धन्यवाद।